पेपर किसके पास नहीं है? अभी तो है नहीं यार पेपर, एक ही पेपर है मेरे पास। आप आगे देख लो, अभी आगे तो है ही ना बोर्ड पे पेपर, फिर बाद में ले लेना आप पेपर, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहला कथन है, धूलिपाथा नामक प्रथा अजयपाल ने शुरू की थी। तो धूलिपाथा एक प्रथा है जो किसने शुरू करी थी? अजयपाल ने। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, धूलिपाथा प्रथा को शुरू करने का श्रेय जाता है अजयपाल को। ठीक है, धूलिपाथा, इसको धर्मपाथा भी कहा जाता था, धर्मपाथा। धूलिपाथा या धर्मपाथा अजयपाल ने शुरू किया, जो कितने किलो का था? 2 केजी का था। ठीक है, तो पहला वाला बिल्कुल सही है। सेकंड कथन है, धूलिपाथा प्रथा रोटी सूची प्रथा का एक रूप है। क्या ये सही है? नहीं, गलत है, क्योंकि धूलिपाथा एक अलग प्रथा है और रोटी सूची प्रथा एक अलग प्रथा है, ये दोनों अलग अलग है, सेपरेट है। ठीक है, तो ये वाला कथन बिल्कुल गलत है। धूलिपाथा तो क्या था? मापक यंत्र थे। ठीक है, ये क्या था? मापक यंत्र, एक प्रकार का मापक यंत्र था, 2 किलो का था। रोटी सूची प्रथा जो थी, ये महीपति शाह ने शुरू करी थी, महीपति शाह, इसमें आप लिख सकते हैं, महीपति शाह ने शुरू करी थी। महीपति शाह ने ये बोला कि रोटी स्वच्छ है, रोटी साफ है, चाहे उसको ब्राह्मण बनाए या राजपूत या क्षत्रिय जो भी बनाए वो सही है। ये किसकी तर्ज पे शुरू किया था? सरोला ब्राह्मण की तर्ज पर। ठीक है, तो ये सरोला ब्राह्मण जो था, ये किसने शुरू किया? सरोला ब्राह्मण की तर्ज पर। किसने शुरू किया था सरोला ब्राह्मण? सरोला ब्राह्मण अजयपाल का है। अजयपाल ने बोला कि सरोला जो ब्राह्मण होते हैं उनके द्वारा बनाया गया भोजन स्वच्छ होगा, यानी सही होगा। इसने ब्राह्मण के लिए बोला, इन्होंने बोला उनके द्वारा बनाया गया जो भात है, मेनली चावल है, वो स्वच्छ माना जाएगा, बाकी और बनाएंगे तो स्वच्छ नहीं होगा। उसकी तर्ज पर महीपति शाह ने बोला कि रोटी स्वच्छ है, रोटी कोई भी बनाए, चाहे वो राजपूत हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, बिना धोती पहने वो रोटी बना सकता है। तो ये शुरू किया था महीपति शाह ने, इसको रोटी सूची प्रथा बोला गया। ठीक है, तो ये दोनों प्रथाएं अलग अलग है, धूलिपाथा और रोटी सूची प्रथा। पहला वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि धूलिपाथा नामक जो प्रथा थी वो अजयपाल ने शुरू करी थी। धर्मपाथा इसको कहा जाता था, 2 किलो का होता था। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट का जो आंसर था आपका सही, वो यही था, कथन एक सही है। ठीक है, दोनों प्रथाएं याद रखनी, कौन सी प्रथा किसने शुरू करी ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। उत्तराखंड में 5वें राज्य ओलंपिक प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? राज्य में जो 5वां राज्य ओलंपिक प्रतियोगिता हुआ, वो आपका हुआ था रुद्रपुर में। सही आंसर आपका डी होगा। रुद्रपुर का एक स्टेडियम है जिसका नाम है मनोज सरकार, मनोज सरकार स्टेडियम। मनोज सरकार स्टेडियम था। ठीक है, मनोज सरकार स्टेडियम, ये कहाँ पर है? तो ये रुद्रपुर में, यहाँ पर ये आयोजन किया गया था। इसके अगर आपको टाइमिंग याद रखना है कब से कब तक हुआ था, तो 20 सितंबर से 27 सितंबर, 20 से 27 सितंबर 2024 2024 में आयोजित किया गया। ठीक है, इसमें जो खेल थे टोटल, वो खेल शामिल थे 34 खेल इसमें थे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसका शुभंकर पता है किसी को? किसी को शुभंकर क्या था इसका? इसका शुभंकर भी मौली था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको जनरली याद है कि जो हमने 38वां राष्ट्रीय खेल पढ़ा था उसका शुभंकर क्या था? मौली। लेकिन जो ये उत्तराखंड में 5वां राष्ट्रीय ओलंपिक खेल हुआ था या राज्य ओलंपिक खेल हुआ था रुद्रपुर में, उसका शुभंकर भी मौली ही रखा गया था। बल्कि इसमें विवाद भी हुआ था कि मौली आप कैसे रख सकते, क्योंकि इसने पहले ये जो ओलंपिक खेल थे तो 2024 में हो गए थे, और जो राष्ट्रमंडल खेल वो 2025 में हुए। ये सितंबर में हो गए थे और ये होते आपका जनवरी से लेकर फरवरी तक चले थे। ठीक, लेकिन इसमें ये बोला गया, इसने शुभंकर ये पहले ही डिसाइड कर दिया था, तो मौली इसका शुभंकर भी था। तो ये ध्यान रखेंगे। हो सकता है आपको पेपर में बने कि 5वां राज्य ओलंपिक प्रतियोगिता का शुभंकर क्या था, तो वहां पर भी मौली होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। सुमेलित, निम्न करों को सुमेलित करेंगे।
यहाँ पर देखो थोड़ा सा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये रकम के बदले अनाज है, ठीक है। ये क्या है? रकम के बदले अनाज है, रकम के बदले अनाज। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर आप देखेंगे, आपको पता है सेना के लिए लिया जाने वाला कर कौन सा था? कटक कर था। सेना के लिए कौन सा कर लिया जाता था? ये कैसे हो गया? ठीक है, सेना के लिए लिया जाने वाला जो कर था वो कैसा कर था? कटक कर था, ठीक है। वस्त्रों के लिए या वस्त्रों के बुनकरों से लिया जाने वाला कर, इसको तानकर या टानकर कहा जाता था, ठीक है। और लेखक को दे कर कौन सा था? रतंगली। तो इसके अकॉर्डिंग भी अगर आप देखेंगे तो आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ये था ना, ये थोड़ा सा रकम के बदले अनाज था, यानी कि नगद के बदले दिया जाने वाला अनाज, इसको कहते थे कूद कर। तो उसको करेक्ट कर देना, ठीक है। तो ये पहले का थर्ड होगा, पहले का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, पहले का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, सी का फोर्थ। तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा, ए सही आंसर है आपका, ठीक है। अब कुछ कर है आपने लिखने हैं, आपने मुझे बताने, यहाँ पर लिख रहा हूं कर, आपने मुझे बताना बैकर, बैकर किससे संबंधित था? दूसरा आप लिखेंगे भाग कर, भाग कर किससे संबंधित था या किसके लिए लिया जाता था? फिर लिखेंगे आप डाला कर, डाला, पहाड़ी, डाला पहाड़ी, भाग कर। इसके अलावा लिखेंगे गरखा नेगी, यहां पर लिख रहा हूं गरखा नेगी, गरखा नेगी कर किसके लिए था, किसके लिए लिया जाता था? और लास्ट लिखेंगे साउली कर, साउली। ये प्रमुख कर थे, चंद्रकाल के ही कर है ये भी। तो बैकर किसके लिए था? अनाज के रूप में देकर था, ठीक है। जो अनाज के रूप में हम देते थे उसको बोलते थे बैकर, ठीक है। तो अनाज के रूप में देकर बैकर था। भागकर, हाँ भागकर पंचक्की पे लगता था, जैसे पंचक्की घराटों पर, घराटों पर लगने वाला जो टैक्स था वो, उसको बोलते थे भागकर। डाला कर नहीं, अनाज के बदले दिया जाने वाला दस्तूर, अनाज के बदले दिया जाने वाला दस्तूर, जिसको डाला कर कहते थे। पहाड़ी कर, पहाड़ी कर राजधानी की सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला, पहाड़ी मतलब पहरादार, पहरादार को जो कर, जो वेतन मिलता था वो उसके लिए दिया जाने वाला टैक्स था, यानी कि राजधानी की देखरेख करने वाले के लिए लिया जाने वाला कर पहरी कर था। गरखा नेगी, गरखा नेगी एक प्रकार का राजस्व के लिए लिया जाने वाला कर था, पटवारी और कानूनगो के लिए, ठीक है। पटवारी और कानूनगो के लिए लिया जाने वाला, नेगी किसे बोलते थे? नेगी बोलते थे राजस्व कर, राजस्व अधिकारी को बोलते थे, ठीक है। तो राजस्व का अधिकारी जो था उसको पटवारी या कानूनगो बोलते थे। तो पटवारी और कानूनगो के लिए लिया जाने वाला कर कौन सा था? गरखा नेगी, ठीक है। और सावली कल बताएंगे, सावली लेखकों के लिए देय कर था, ठीक है। सावली या इसी को रतंगली भी बोलते थे। तो रतंगली और सावली कर दोनों ही लेखकों के लिए देय कर था, ठीक है। चंद्रकाल ने कुल कितने कर लगाए थे? चंद्रकाल ने, हाँ चंद्रकाल के टोटल जो कर थे वो 68 थे, ठीक है। 32, 32 रकम बोलते हैं ना, 32 रकम और 36 कलम थी। इनको समझेंगे, रकम मतलब नगद, ये नगद के रूप में देय होते थे, यानी कि कैश के रूप में देय होते थे। और कलम मतलब जिनका रिकॉर्ड रहता था, लिखा जाते थे, यानी कि लिखित रूप में, लिखित रूप में होते थे। तो टोटल कितने कर लगाए थे? तो आंसर होगा आपका 68, ठीक है। इसको अगर हम जोड़ेंगे 3 और 3 6, 6 और 2 8, तो टोटल 36 कर लगाए थे चंद्रकाल में। इन्हीं 36 रकम 32 कलम को किसने समाप्त किया था? गोरखाओं ने, गोरखाओं ने इनको समाप्त कर अपने नए कर लगाए थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 36 रकम 32 कलम से। क्वेश्चन नंबर 37, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। निम्न को सुमेलित करेंगे। बैजनाथ मंदिर, बैजनाथ मंदिर किस शैली में बना है? बैजनाथ मंदिर नागर शैली में निर्मित है। पलेठी का सूर्य मंदिर फासना शैली में निर्मित है। नैनीताल का राजभवन गौथिक शैली में। बालासुंदरी मंदिर मुगल शैली में, ठीक है। इस क्रम में अगर हम आंसर लगाएंगे तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मंदिर शैली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है।
कुछ मंदिर शैली है, एक दो मंदिर शैली है, शायद मैंने आपको पहले भी लिखाई होगी, आप इसको लिखेंगे नोट करके। वल्लभी प्रसाद शैली, वल्लभी प्रसाद शैली का संबंध किस मंदिर से है? ठीक है, दूसरा लिखेंगे वल्लभी प्रसाद शैली के बाद लिखेंगे वलय प्रसाद, वलय प्रसाद शैली। पुराने स्टूडेंट जो है उनको मैंने लिखा रखे हैं शैली। वल्लभी प्रसाद शैली का संबंध किस मंदिर से है? वाराही देवी मंदिर से है, बिल्कुल। तो यहाँ पर लिखेंगे वाराही देवी, वाराही देवी से संबंधित है। और जो वलय प्रसाद शैली है इसका संबंध किससे है? योग ध्यान मंदिर, योग ध्यान मंदिर कहाँ है? योग ध्यान मंदिर चमोली में। योग ध्यान मंदिर चमोली वलय प्रसाद शैली में निर्मित है और वल्लभी प्रसाद शैली वाराही देवी से संबंधित है। डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा वलय प्रसाद शैली का संबंध किससे है? तो मंदिर शैली में, ठीक है, या फिर वल्लभी प्रसाद शैली, ये भी मंदिर शैली है, ठीक है, इनको भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पुरातात्विक स्थल मलारी किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? पुरातात्विक स्थल जो है मलारी वो किन दो नदियों के संगम पर है? क्वेश्चन बनाए तो यहां पर जो आंसर होगा बिरथी, ये वाला आंसर होगा गिरथी व पश्चिमी धौली, क्योंकि पूर्वी धौली तो यहाँ पर है नहीं, तो पश्चिमी धौली होगा। मलारी आपका चमोली में है, ठीक है, तो चमोली में कौन सी दो नदियां बहती हैं? कौन सी दो नदी के संगम पर है मलारी? तो गिरथी व धौली गंगा पश्चिमी के संगम पर स्थित है, ठीक है। मलारी आप सभी ने पढ़ा होगा, पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से हमें दो तीन चीजें एक तो याद रखना है, पशु का कंकाल मिला था, पशु जिसका नाम था जीवू, जीवू का कंकाल मिला था हमें। कब मिला? इसका जो उत्खनन गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था वो 1983 में किया गया। तो 1983 में हिमालयन पशु जीवू का कंकाल मिला। इसके अलावा हमें 5.2 केजी का सोने का मुखौटा, 5.2 केजी का है, ठीक है, 5.2 केजी का सोने का मुखौटा मिला है, मुखावरण या मुखौटा। इसके अलावा हमें मिला है स्वात घाटी के समान बर्तन। स्वात घाटी क्या है? पाकिस्तान। स्वात घाटी के समान बर्तन भी हमें यहां से मिले हैं। और स्वात घाटी के समान बर्तन और 5.2 केजी का सोने का मुखौटा जो हमें मिला है, ये हमें मिला है 2002 में। 2002 आप लिख सकते हैं। इसका उत्खनन लिखा नहीं जा रहा है, इसका उत्खनन जो किया था गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 2002 में किया। तो 2002 में हमें 5.2 केजी का सोने का मुखौटा और स्वात घाटी के समान बर्तन मिले। इन दोनों का उत्खनन गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया, ठीक है। इसके अलावा मलारी के समाधान भी हम पढ़ते हैं। मलारी के समाधानों की खोज किसने करी थी? सिपरसा डबराल। कब? 1956। मलारी के समाधानों की खोज सिपरसा डबराल 1956, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार करेंगे। बीजापुर नहर का डिजाइन प्रोबी कॉटले ने तैयार किया था। बिल्कुल सही है, बीजापुर नहर का जो निर्माण था कॉटले ने इसका निर्माण किया था, यानी कि निर्माण मतलब डिजाइन बनाया था, वास्तुकार था इसका, ठीक है, इसका वास्तुकार था। तो बिल्कुल सही है। और इसका जो डिजाइन इन्होंने बनाया था वो 1837 में 1837 में बनाया था, ठीक है। सेकंड है, इसका निर्माण रानी कर्णावती ने करवाया। ये बिल्कुल गलत है, रानी कर्णावती ने नहीं करवाया, बल्कि जो इसका निर्माण करने का जो श्रेय जाता है, यहाँ पर एक कमिश्न कैप्टन थे उस समय, यहाँ पर एक टुकड़ी हुआ करती थी ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश की टुकड़ी थी, सैन्य टुकड़ी, उसके कैप्टन थे कैप्टन कैरकी, कैप्टन कैरकी, कैप्टन कैरकी के द्वारा, करकी या कैरकी लिखा है कई जगह, कैरकी है वैसे वो सही, तो इसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो इसलिए आपका पहला वाला सही है और दूसरा गलत है, तो आंसर आपका ए होगा। बीजापुर नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बीजापुर नहर टॉन्स नदी पर है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि देहरादून में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। तो देहरादून में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बीजापुर नहर का निर्माण करवाया था कैप्टन कैरकी ने। डिजाइन किसने बनाया? कॉटले ने 1837 में। मेन टॉन्स पता नहीं, इसके तो ज्यादा पता नहीं मुझे, बस इतना ध्यान रखना है कि टॉन्स नदी पर बनाई गई थी ये नहर, ठीक है, 1837 में।
अब इसके अलावा देखो कैप्टन कौटले को उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता है। एक और नहर का निर्माण इन्होंने करवाया था, ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर का डिजाइन भी किसने निर्माण नहीं बल्कि डिजाइन बनवाया था, किसने बनाया था? कौटले ने। इसलिए उत्तराखंड का भगीरथ इनको कहा जाता है। तो उत्तराखंड का भगीरथ किसे कहते हैं? कौटले को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने नहरों का निर्माण करवाया था यहाँ पर। तो ऊपरी गंगा नहर और बीजापुर नहर का डिजाइन दोनों ही कौटले ने बनाए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 1860 में निर्मित खलंगा नहर किस नदी पर है? 1860 में जो निर्मित है खलंगा नहर, ये सोंग नदी पर है। ठीक है, सोंग नदी। सोंग नदी देहरादून की प्रमुख नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदी अगर आपको ध्यान रखना है तो रखेंगे, इसकी 3 प्रमुख सहायक नदी है। कौन कौन सी? सिसवा, वाल्दी और विद्यालनाराव। विद्यालनाराव, तो ये 3 प्रमुख सहायक नदी किसकी है? सोंग की। सोंग की 3 प्रमुख सहायक नदी है, सिसवा, बाल्दी और विद्यालनाराव। ठीक है, सिसवा, इसकी भी 2 प्रमुख सहायक नदी है, एक तो रिस्पना है और एक बिंदाल है। रिस्पना और बिंदाल किसकी सहायक नदी है? तो आंसर होगा सिसवा की। ठीक है, इनको भी आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार पूछा जाता है आपको। ठीक है, और सोंग जो सहायक नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। ये रायवाला के पास में गंगा नदी में मिल जाती है सोंग नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। स्थानीय भाषा में चमड़े का कार्य करने वाले को कहा जाता है? स्थानीय भाषा में चमड़े का कार्य करने वाले को जो कहते हैं वो कहते हैं दोनों ही, ए और बी। बाड़ई भी कहते हैं और सार्की भी कहते हैं। ठीक है, और एक आपको पूछा जाता है कि धातु शिल्प करने वाले या धातु शिल्प से लगे हुए जो लोग हैं उनको बोलते हैं टमटा। तो टमटा समुदाय का संबंध किससे है? या टमटा लोग किसे बोलते हैं? धातु शिल्प, धातु से जो बर्तन वगैरह बनाते हैं, तो धातु शिल्प के लिए जाना जाता है टमटा को। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। उत्तराखंड में ग्रीन स्कूल के प्रतिपादक कौन है? ग्रीन स्कूल की जो अवधारणा दी थी वो वीरेंद्र सिंह रावत ने दी थी। ग्रीन स्कूल का मतलब है पर्यावरण के अनुकूल स्कूल। ठीक है, इनमें मेनली जो पेड़ पौधे लगाए गए थे, जैसे स्कूल है, स्कूल के चारों ओर पेड़ पौधे लगाए गए। इसके अलावा कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की गई, जल प्रबंधन की व्यवस्था की गई, और बाकी जो चीजें मतलब पर्यावरण के अनुकूल होंगी उसके लिए ग्रीन स्कूल खोले गए थे। ग्रीन स्कूल सबसे पहले वीरेंद्र रावत ने जो खोला था वो अहमदाबाद में खोला था। अहमदाबाद गुजरात में 2010 में इसने पहला ग्रीन स्कूल खोला था। उस समय ये वहां पर अध्यापन का कार्य कर रहे थे। ठीक है, अहमदाबाद में अध्यापन का कार्य कर रहे थे किसी स्कूल में, वहीं पर इन्होंने ग्रीन स्कूल की अवधारणा 2010 में दी थी और सबसे पहले अहमदाबाद में ग्रीन स्कूल खोला था। उस समय तत्कालिक जो मुख्यमंत्री थे उस समय गुजरात के नरेंद्र मोदी जी थे। उससे प्रभावित हुए, इन्होंने उसका परीक्षण किया और उससे प्रभावित होकर बाद में इन्होंने अपने स्टेट उत्तराखंड में भी बहुत सारे, अभी 100 से अधिक ग्रीन स्कूल इन्होंने संचालित कर रहे हैं। इनके मतलब मेनली जो है पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए पेड़ पौधे लगाए, कचरा प्रबंधन, जल प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन भी उससे किया जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए बनाए थे। तो ध्यान रखना है वीरेंद्र सिंह रावत, इनका संबंध टिहरी गढ़वाल से है। किस जनपद से है? टिहरी से है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द स्पिरिट्स पिलग्रिमेज निम्न में से किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा पूछ रहा है। ठीक है, द स्पिरिट्स पिलग्रिमेज निम्न में से किसकी आत्मकथा है? किसकी है? मीरा बहन की आत्मकथा है। करेक्ट आंसर आपका डी होगा, मीरा बहन की आत्मकथा है। मीरा बहन, जिनका वास्तविक नाम हम पढ़ते हैं, क्या है इनका वास्तविक नाम? मैडलिन स्लेड। इनका जो मूल नाम है, मूल नाम याद रखेंगे, मूल नाम है इनका मैडलिन स्लेड। मैडलिन स्लेड इनका मूल नाम है। ठीक है, तो इनके द्वारा इनकी एक आत्मकथा, आत्मकथा मतलब खुद से लिखी गई कथा है, वो किस नाम से लिखी है? द स्पिरिट्स पिलग्रिमेज के नाम से लिखी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके पास बनता है कि जो पी बैरन है, पीटर बैरन, ये पिलग्रिमेज नाम से अपनी रचनाएं लिखते थे। ठीक है, तो अपनी रचनाएं पिलग्रिमेज जो ये लिखा है, पिलग्रिमेज इस नाम से कौन करते थे? तो आंसर होगा पीटर बैरन। लेकिन आत्मकथा पूछेगा तो मीरा बहन की है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। सरला बहन का वास्तविक नाम क्या था? कैथरीन हाइलामाइन। कैथरीन हाइलामाइन सरला बहन का वास्तविक नाम था। ठीक है, ये दोनों गांधी जी की परम शिष्या थी। मीरा बहन जिन्होंने पशुलोक की स्थापना करी थी, कहां पर? ऋषिकेश में। और सरला बहन ने कौन सा आश्रम? लक्ष्मी आश्रम।
कहाँ पर? बागेश्वर कौशानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना सरला बहन ने करी थी। पशुलोक की स्थापना 1946 में ऋषिकेश में, और सरला बहन ने जो लक्ष्मी आश्रम कौशानी में खोला था वो कब का है? 1941 1941 में खोला था। ठीक है, तो ये सन भी ध्यान रख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। दिए गए कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। बोल रहा है जातर या जंदरी को हाथ से घुमाई जाने वाली अनाज पीसने वाली चक्की कहते हैं। बिल्कुल, जंदरी अब तो धीरे धीरे करके विलुप्त हो गया, लेकिन पहले क्या होता था कि इसी से लोग अनाज पीसते थे। चक्की नहीं होती थी, हाथ से पीसते थे, तो उसको जंदरी बोलते थे, हाथ से घुमाया जाता था। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, अनाज पीसने वाली चक्की उसको बोलते थे। सेकंड है, मध्यकाल में पंचक्की की पिसाई पर भाग कर लगता था। अभी हमने पढ़ा है घराट कर, जो घराटों पे लगने वाला जो कर था उसको क्या बोलते थे? भाग कर। तो ये भी सही है, मध्यकाल में ये लगता था, चंद्रकाल में शुरू हुआ था। ठीक है, तो आंसर होगा आपका असत्य बोल रहे हैं तो असत्य कोई नहीं है। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी। ये चीज ध्यान रखना आपको, इनमें से कोई नहीं, आंसर डी होगा, असत्य कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ने उत्तराखंड की यात्रा कब की थी? सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव ने 1517 में करी। ठीक है, कई बुकों में लिखा है 1514 में ये उत्तराखंड आए थे और 1518 तक यहाँ पर रहे। ठीक है, ये भी आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पर अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम देखेंगे आपको पता है 18 तक ही रहे, उसके बाद के सन है 19 तो होगा नहीं, 20 भी नहीं होगा और 25 भी नहीं होगा, लेकिन बुक्स में आपका ये मिल जाएगा 1517 में। इन्होंने जब ये उत्तराखंड की यात्रा पे आए थे तो 3 जगह की यात्रा इन्होंने करी थी मुख्य रूप से। ये कहाँ कहाँ गए थे? तो सबसे पहले आपको याद रखना पिथौरागढ़ की यात्रा इन्होंने करी थी, पिथौरागढ़ की यात्रा। चंपावत टनकपुर गए थे ये। ठीक है, चंपावत की यात्रा इन्होंने करी थी। और नानक मत्ता, नानक मत्ता की यात्रा जब इन्होंने करी थी तो इनके साथ 2 इनके शिष्य भी आए थे जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, बाला और मर्दाना। बाला और मर्दाना के साथ ही आए थे, ये 2 शिष्य थे इनके, नानक मत्ता आए थे। ठीक है, तो बाला और मर्दाना कहाँ आए थे? नानक मत्ता आए थे गुरु नानक देव के साथ, इनके 2 शिष्य थे, इस फैक्ट को भी ध्यान रखेंगे। 13 पे आते हैं, मध्यकालीन उत्तराखंड में मामूल क्या था? मध्यकालीन उत्तराखंड में मामूल एक भूमि कर था। करेक्ट आंसर सी होगा, मामूल कर था, भूमि कर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, उत्तराखंड में हिरन, चीतल आदि के सींगों से बने वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं नाद। आपका आंसर डी होगा, नाद कहते हैं। आप सभी को पता है तुरही, तुरही तो आपको पता है सुशीर वाद्य यंत्र है। तुरही जो बनता है वो तांबे या पीतल वगैरह का बना होता है। पिपरी ये भी एक सुशीर वाद्य यंत्र है। वीणाई ये धातु या घन वाद्य है। ठीक है, तो ऑप्शन से भी आप कर सकते थे, नाद इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, निम्न में से सही कथन का चयन करें। चंपावत में स्थित पूर्णागिरी मंदिर अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है। बिल्कुल सही है, पूर्णागिरी जो मंदिर है टनकपुर में स्थित है, वो पूर्णागिरी मंदिर अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है। ठीक है, बिल्कुल सही है। सेकंड है, पूर्णागिरी मंदिर को उत्तराखंड की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है, उत्तराखंड की वैष्णो देवी कहा जाता है क्योंकि ये 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ये भी है। तो भारत में टोटल कितने शक्तिपीठ है? 52, उनमें से एक है पूर्णागिरी शक्तिपीठ। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर दोनों ही कथन सत्य हैं, सी होगा, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं। 16, गढ़वाल क्षेत्र के ऊंचे पहाड़ी भागों में घने जंगलों के बीच पौधों से रहित स्थान जहां बरसात में पशुपालक पशुओं के लिए अस्थायी गौशाला बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं खर्क, खर्क बोलते हैं इसको। ठीक है, खर्क जो होता है वो जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, जब प्रवास के लिए जाते हैं तो वहां पे पशुओं के लिए रहने के लिए स्थान जो होता है उसको खर्क बोला जाता है। 17 पे आते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कोड चुने। कथन है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। बिल्कुल सही है, हालांकि अब ये मनी ऑर्डरी व्यवस्था अब समाप्त हो चुकी है, अब ये था हो जाएगा, अब नहीं है क्योंकि अब तो मनी ऑर्डरी कोई करता नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में प्रचलित था क्योंकि उत्तराखंड में जो भी लोग व्यवसाय करते थे या रोजगार करते थे वो पलायन करते थे, अपने स्टेट में नहीं बल्कि बाहर जाके करते थे। तो मनी ऑर्डर मतलब होता है मनी को भेजना, जो पैसा कमाते थे उसको अपने घर भेजते थे, उसको मनी ऑर्डर बोलते थे। तो वो व्यवस्था प्रचलित थी, ये बात सही है। ठीक है, फिर निष्कर्ष बोल रहे हैं, राज्य का गठन के पश्चात राज्य के तृतीय क्षेत्र में लगातार वृद्धि देखने को मिली है। टर्सरी सेक्टर का जो योगदान है लगातार बढ़ा है, अभी वर्तमान में टर्सरी सेक्टर का योगदान सर्वाधिक है।
पहले क्या था, उल्टा था। पहले निम्न जो प्रथम जो प्राथमिक सेक्टर था उसका योगदान ज्यादा था, कृषि लोग ज्यादा करते थे, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, उल्टा हो गया। अब तृतीय क्षेत्र कम था, कृषि क्षेत्र ज्यादा था, तो प्राइमरी सेक्टर अब कम हो गया। सबसे कम अभी वर्तमान में कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर, और सर्वाधिक योगदान जो है वो टर्सरी सेक्टर का है, सर्विस सेक्टर का है, ठीक है। तो इसलिए आपका पहला और दूसरा दोनों सही है, परंतु इसकी व्याख्या नहीं हो रही है, क्योंकि व्याख्या इसलिए नहीं हो रही, ये बात कर रहा है अर्थ मनी ऑर्डर की, और ये बात कर रहा है तृतीय क्षेत्र के योगदान की, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर बी होगा, दोनों कथन सही है परंतु व्याख्या सही नहीं है। 18 पे आएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाले जनपद का सही क्रम क्या होगा। न्यूनतम जनघनत्व वाला, आप सभी को एक चीज ध्यान होगा कि सबसे कम जनघनत्व उत्तरकाशी का है। अब उत्तरकाशी आपके पास चारों ऑप्शन है, इससे नहीं निकलेगा। आपको ध्यान रखना है दूसरा जो सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है वो चमोली है, उसके बाद पिथौरागढ़ है और फिर बागेश्वर है। तो इस क्रम में आपका सही आंसर डी होगा, ठीक है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। सबसे कम जनघनत्व उत्तरकाशी का है। उत्तरकाशी का जनघनत्व है 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे यहाँ पे निवास करते हैं, ठीक है। अगर आपको पूछेगा सर्वाधिक, तो सर्वाधिक भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक किसका है, हरिद्वार का। हरिद्वार का जो, अगर आप हरिद्वार का देखेंगे तो हरिद्वार का जो जनघनत्व है वो 801 प्रति वर्ग किलोमीटर पे 801 लोग रहते हैं, इसको जनघनत्व बोलते हैं, ठीक है। राज्य का अगर औसत जनघनत्व आपको पूछेगा तो औसत कितना है, 189 है, ठीक है। 189 औसत जनघनत्व राज्य का है। जनघनत्व में स्थान पूछेगा तो कौन से है, जनघनत्व में स्थान है उत्तराखंड का 25वां, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और चीज याद रखना है, देखो 2001 की जो जनगणना हुई थी उस समय जनघनत्व था 159, अभी कितना है 189, ठीक है। तो इसमें कितने की वृद्धि हुई, 30 की वृद्धि हुई, इसको भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली कि 2001 से लेकर 2011 के दौरान इस दशक में राज्य में जो जनघनत्व है उसमें कितने की वृद्धि हुई, 30 की वृद्धि हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सुवाल पथाई, सुवाल पथाई का संबंध किससे है, ये कुमाऊं क्षेत्र के किस से संबंधित है, सुवाल पथाई विवाह से संबंधित है। मांगलिक अवसर जो होते हैं, मांगलिक अवसरों पे सुवाल पथाई की जाती है। सुवाल मतलब एक तरह से पूरी टाइप की होती है, पकौड़ टाइप की, इसी तरह का होता है, सुवाल बनाए जाते हैं, सुवाले बनाए जाते हैं उसमें, ठीक है। तो वो सुवाल पथाई का संबंध किससे है, कुमाऊं क्षेत्र के मांगलिक अवसर से है, मांगलिक अवसरों से, ठीक है। मांगलिक अवसरों पे बनाए जाते हैं। यहाँ पर विवाह ऑप्शन में था तो विवाह आंसर है, कुछ भी हो सकता है, मांगलिक अवसर जो भी होंगे उस अवसर पर, अवसरों पर, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पर याद रखेंगे, उत्तराखंड में जो कुमाऊं क्षेत्र है उत्तराखंड का, उस वहां पर मांगलिक गीत जो गाए जाते हैं, उन मांगलिक गीतों को किस नाम से जानते हैं, तो इनको बोलते हैं सकुनाखर। सकुनाखर किसे कहते हैं, तो आंसर होगा आपका, मांगलिक गीतों को कुमाऊं क्षेत्र में सकुनाखर कहते हैं, ठीक है। एक और चीज याद रखना है, इन मांगल गीतों को गाने वाले को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गिदारी, गिदार या गिदारी बोलते हैं ना, ठीक है। तो गिदार या गिदारी, ये मैंने आपको यहां पर भी दिया है क्वेश्चन पहले भी, ठीक है। गिदारी या गिदार बोलते हैं, किसे बोलते हैं, गिदारी या गिदार, मांगल गीतों को गाने वाले, यानी सकुनाखर को गाने वाले को क्या कहा जाता है, गिदार या गिदारे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। महात्मा गांधी की कुमाऊं यात्रा के दौरान नैनीताल में गठित गांधी स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे, कौन थे, आंसर होगा गोविंद बल्लभ पंत। इस तरह के क्वेश्चन जो फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, इन पे ऐसा कोई लॉजिक तो रहता नहीं कि याद करना है, पर ये फैक्चुअल है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी ने कुमाऊं की यात्रा करी थी, कब करी थी, 1929 में, 1929 में कुमाऊं के दौरे पे गए थे। कुछ समय के लिए ताड़ीखेत में रुके थे, कौसानी भी गए थे, ठीक है। तो ताड़ीखेत में जब ये रुके थे, उसी समय ताड़ीखेत अल्मोड़ा में ये रुके थे, उसी समय एक स्वागत समिति बनाई गई थी। उस समय मुख्य लीडर जो थे वो गोविंद बल्लभ पंत थे उत्तराखंड के, उन्हीं के द्वारा एक समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पंत थे, स्वागत समिति, ठीक है। यही ताड़ीखेत में इनका गांधी कुटिया के नाम से भी है। गांधी कुटिया कहाँ पर है, ताड़ीखेत अल्मोड़ा में है। उसी समय जहां पर वो रुके थे उसी को गांधी कुटिया के नाम से जानते हैं। तो 1929 में कुमाऊं की यात्रा करी, ये ध्यान रखेंगे। 21 बंदूक वाले मास्टर जी के नाम से जाने जाते हैं, बंदूक वाले मास्टर जी। देखो बंदूक मास्टर जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या है, एक शिक्षक थे,
ठीक है, एक शिक्षक थे, पौड़ी जनपद के रहने वाले हैं, उनका नाम है लखपत सिंह रावत। तो लखपत सिंह रावत को बंदूक वाले मास्टर जी कहते हैं, पेशा से शिक्षक हैं, लेकिन एक शिकारी हैं, बाघ नरभक्षी बाघों को मारते हैं, बहुत सारे नरभक्षी बाघों को इन्होंने मारा है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बंदूक वाले मास्टर जी बोलते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, लखपत सिंह रावत एक शिक्षक है जो पौड़ी जनपद में अपनी सेवा दे रहे हैं, अभी भी शिक्षक हैं, लेकिन एक शिकारी भी हैं, बाघ नरभक्षी बाघों को, इन्होंने काफी सारे नरभक्षी बाघों को मारा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस व्यक्ति को महात्मा गांधी ने भारतीय ईसाई समुदाय के सबसे खूबसूरत फूलों में से एक कहा है? ये किसने कहा है, किसको कहा है? तो आंसर होगा विक्टर मोहन जोशी को कहा है। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद रखना है फैक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन चुने। फर्स्ट है, जॉर्ज गेयर्सन ने बोली की दृष्टि से गढ़वाली को 8 भागों में विभक्त किया है। बिल्कुल, गढ़वाली बोली को 8 भागों में विभक्त किया, आपने पढ़ा है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा दसोली, नागपुरिया, इसके अलावा सलानी, राठी, टिरियाली, इस तरह से टोटल 8 भागों में बांटा है। ठीक है, एक तो ये याद रखना है गेयर्सन से, इसके अलावा पहाड़ी बोली को, पहाड़ी यहां पर आप लिखेंगे, ये तो अभी रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन बना था, जो आपका अभी एग्जाम हुआ था, यहां पर लिख देता हूं मैं। ठीक है, पहाड़ी बोली को इसने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है पहाड़ी बोली को। ठीक है, बोली को 3 भागों में बांटा है, पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और मध्य पहाड़ी, ये तीनों याद रखने हैं। ठीक है, ये पहाड़ी बोली है और एक गढ़वाली बोली है। गढ़वाली बोली को 8 भागों में बांटा है गेयर्सन ने, जबकि पहाड़ी बोली को गेयर्सन ने कितने भागों में बांटा है? 3 पार्ट में। ठीक है, पूर्वी पहाड़ी जो पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है, पश्चिमी पहाड़ी जो पश्चिम देहरादून के आसपास लगते हुए जो सिरमौरी, हिमाचली, जौनसारी, ये सब चीजें किसमें आती है? पश्चिमी। और मध्य पहाड़ी में आता है गढ़वाली और कुमाऊनी। ठीक है, ये मैं कई बार आपको लिखा चुका हूँ। तो पहला वाला फैक्ट सही है, श्रीनगर एवं टिहरी के आसपास बोले जाने वाली बोली को माना गढ़वाली माना जाता है, ये बात भी सही है। तो आंसर आपका डी होगा, 1 और 2 दोनों सत्य है। ठीक है, 1 और 2 दोनों सत्य है, ऑप्शन डी। 24 पे आते हैं, उत्तराखंड का पामीर कहे जाने वाले दूधातोली से निकलने वाली 5 नदियां हैं। देखो, उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं? दूधातोली को। पहले तो ये याद रखना है, दूधातोली जो श्रृंखला है ये कितने जनपदों में विभक्त है? तो 3 जनपदों में विभक्त है। सबसे पहले आप चमोली याद रखेंगे, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा तक जाती है। तो 3 जनपदों में विस्तृत है दूधातोली श्रृंखला, उत्तराखंड का पामीर। यहाँ से 5 प्रमुख नदियां निकलती हैं, पश्चिमी रामगंगा, आटाघाट, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार और वीनो नदी। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 5 नदियां निकलती हैं, सभी को याद रखेंगे। 25 पे आते हैं, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा कि पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पर वैसे तो ज्यादातर बच्चों ने सही किया, डाक टिकट है। ठीक है, लेकिन फिर भी अधूरा है, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। तो डाक टिकट अगर हम बात करेंगे डाक टिकट की, तो ब्रह्म कमल पे डाक टिकट जारी किया गया था 1982 में, ये बात सही है। फिर चंद्र सिंह गढ़वाली है, उनपे डाक टिकट जारी किया गया था 1994 में। भारतीय सैन्य अकादमी 1982, ये भी सही है। मोनाल गलत है, मोनाल 1970 नहीं, बल्कि मोनाल पे डाक टिकट 1975 में जारी किया गया था, 1975 में। ठीक है, बुरांस पे कब डाक टिकट जारी हुआ? बुरांस पे 77 में हुआ। ठीक है, बुरांस आप लिखेंगे, बुरांस 1977 में। देखो, राज्य में सबसे पहले डाक टिकट जारी किया गया था अगर किसी व्यक्ति पे, तो वो थे गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, जीबी पंत पे डाक टिकट जब जारी हुआ सबसे पहले, वो हुआ 1965। जीबी पंत 1965, 5 पैसे का डाक टिकट जारी किए गए थे इन पे। ठीक है, ये वाला तो याद रखना है, बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है कई बार कि राज्य से किस व्यक्ति पर सबसे पहले डाक टिकट जारी हुआ? जीबी पंत 1965। उसके बाद स्वामी राम तीर्थ पे भी जारी हुआ था 1966 में, 1966 में स्वामी राम तीर्थ पे जारी हुआ। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट ये है, जैसे आपको याद रखना है केदारनाथ पे डाक टिकट कब जारी हुआ। दूसरा आपको याद रखना है बद्रीनाथ वाला, बद्रीनाथ पे डाक टिकट कब जारी हुआ। गंगोत्री पे डाक टिकट कब जारी हुआ। ठीक है, नंदा राजात
नंदा राज जात पे कब डाक टिकट जारी हुआ? इनको भी पेपर में बहुत बार पूछता है, ठीक है। तो केदारनाथ पे जो डाक टिकट जारी हुआ 2001 में। केदारनाथ 2001, बद्रीनाथ 2003, गंगोत्री पे 1983 1983 और नंदा देवी राज जात पे 2014 में डाक टिकट जारी हुआ, ठीक है। नंदा देवी राज जात पे 2014 में। तो इनको भी ध्यान रखेंगे। वैसे तो और भी डाक टिकट है, तो एक साथ पॉसिबल नहीं होता कि मैं सारी एक ही साथ लिखाऊं, कुछ अगली क्लास में लिखा देंगे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मेन डाक टिकट किस पे कब जारी हुआ। एक जिम कॉर्बेट पे भी पूछता है। देखो, जिम कॉर्बेट और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सबसे पहले जिम कॉर्बेट पे हुआ 1976 और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पे 1986 में जारी किया गया, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। 10 साल बाद 1976 पे जिम कॉर्बेट और 1986 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 26 पे आते हैं। निम्न को सुमेलित करेंगे। झिलमिल, झिलमिल ताल कहाँ है? झिलमिल ताल चंपावत में है। थामोरी ताल पिथौरागढ़ में है। चिनाब झील चमोली में है और जग्या ताल रुद्रप्रयाग में है। इस क्रम में आंसर होगा पहले का 4। देखो एक ही ऑप्शन से मिल रहा है, तो आंसर आपका ए होगा। 4 1 2 3। कुछ ताल में आपको फटाफट से लिखा देता हूं, यहां पर इंपॉर्टेंट है ये भी। मणिभद्र ताल कहां पर है? ठीक है। दूसरा लिखेंगे तारक ताल। तीसरा लिखो केदार ताल। फिर लिखो तड़ाक ताल। कुछ और ताल लिखेंगे। आप लिखेंगे काड़ा ताल कहां पर है? काड़ा ताल। फिर लिखो द्रौपदी ताल। द्रौपदी ताल। और लास्ट लिखो नरसिंह ताल। बताओ मणिभद्र ताल कहां पर है? मणिभद्र ताल माणा में है, माणा चमोली, ठीक है। मणिभद्र ताल माणा चमोली में। तारक ताल क्या है? तारक ताल भी चमोली में है, ठीक है। केदार ताल उत्तरकाशी। तड़ाक ताल अल्मोड़ा। काड़ा ताल उत्तरकाशी। द्रौपदी ताल, द्रौपदी ताल टिहरी में है, ठीक है। द्रौपदी का डांडा उत्तरकाशी में है, लेकिन द्रौपदी ताल अगर पूछेगा तो आंसर होगा टिहरी, ठीक है। नरसिंह ताल कहाँ है? नहीं, उत्तरकाशी में है नरसिंह ताल, ठीक है। नरसिंह ताल उत्तरकाशी में, और नरसिंह मंदिर तो आपका चमोली में है, जोशीमठ में। तो नरसिंह ताल आएगा तो आंसर होगा उत्तरकाशी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य के लिए अपने विजन को निम्न मिशनों के रूप में घोषित किया है। इनमें शामिल है, कौन कौन से मिशन है? देखो, रिवर्स माइग्रेशन का मतलब होता है पलायन को वापस रिवर्स करना है, यानी कि दोबारा वापस अपने घर बुलाना है, अपने गांव बुलाना। तो इस पे तो प्रमुख बल दिया जा रहा है, ठीक है, रिवर्स माइग्रेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं ऐसे उत्तराखंड सरकार चला रही है ताकि लोग पलायन न करें, अपने गाँव की ओर आए, ठीक है। तो ये तो है ही। सेकेंड है जैविक प्राकृतिक खेती और स्थानीय उत्पाद। देखो, जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक खेती पे बल दिया जा रहा है, प्राकृतिक जो खेती है उसको करो। इसके अलावा स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। लोकल फॉर वोकल की जो थीम है उस पर काम किया जा रहा है, ठीक है। थर्ड है प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी को भी उत्तराखंड में इसको बहुत अच्छे उस व्यापक स्तर पर इसको भी शुरू किया जा रहा है। और महिला सशक्तिकरण भी है ही। तो आंसर आपका डी होगा, उपयुक्त सभी विजन है, ठीक है। गुरमीत सिंह ने ये सभी विजनों पर काम किया है और इसकी घोषणा करी है। 28 पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है, उत्तराखंड सरकार ने 25 अगस्त 2017 में ग्रामीण विकास और पलायन आयोग का गठन किया है। बिल्कुल सही है पहला वाला। 25 अगस्त 2017 को उत्तराखंड पलायन आयोग का गठन किया गया। पुरानी बुक्स में कुछ टाइपिंग एरर था शायद से, वहां पे 17 सितंबर लिखा था, लेकिन 17 सितंबर सही नहीं है, बल्कि 25 अगस्त 2017 बिल्कुल सही है। अगर आप वेबसाइट में भी जाएंगे
पलायन निवारण आयोग की, तो वहां पर यही लिखा है 25 अगस्त 2017 में पलायन निवारण आयोग का गठन किया गया। ठीक है, सेकंड कथन है वर्ष 2022 में इसका नाम ग्राम्य विकास पलायन निवारण आयोग कर दिया गया है, ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों कथन सत्य हैं, आंसर आपका सी होगा, दोनों कथन सत्य हैं। अध्यक्ष कौन होता है पलायन निवारण आयोग का? अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, और उपाध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? एसएस नेगी है। राजशेखर तो सेतु आयोग के उपाध्यक्ष हैं, राजशेखर भी लिख लो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है। राजशेखर किसके उपाध्यक्ष हैं? सेतु आयोग, जो उत्तराखंड योजना आयोग था ना, उत्तराखंड योजना आयोग को ही सेतु आयोग कर दिया, तो सेतु आयोग के उपाध्यक्ष पूछेगा तो राजशेखर है, और अगर आपको पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष पूछेगा तो एसएस नेगी है, शरद सिंह नेगी। ठीक है, बाकी इन दोनों के जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। पलायन निवारण आयोग का अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री है, और सेतु आयोग का अध्यक्ष भी कौन होगा? मुख्यमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं, जो पंचायती राज है वो 3 स्तर उसके हैं, इनमें जो सही आंसर होगा वो आपको छाड़ना है, कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर बी होगा। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, जो हम बुक्स में पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। क्षेत्र पंचायत को पंचायत समिति बोलते हैं, ब्लॉक समिति कोई नहीं है, ब्लॉक समिति नहीं बोलते हैं। ठीक है, गलत है, तो इसलिए सही आंसर आपका बी होगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। करेक्ट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। उत्तराखंड योग नीति 2025 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। ठीक है, पहला पूछ रहा है योग नीति को लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है। बिल्कुल सही है, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि 21 जून 2025 को योग नीति की जो घोषणा की गई थी वो भराड़ीसैंण में की गई थी। भराड़ीसैंण कहाँ है? भराड़ीसैंण, भराड़ीसैंण चमोली में है, गैरसैंण भराड़ीसैंण चमोली में, वहां पर इसकी घोषणा की गई थी, और योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। ठीक है, पहला वाला बिल्कुल सही है। इस नीति के तहत पहाड़ी क्षेत्र में 50% तक और मैदानी क्षेत्र में 25% सब्सिडी का प्रावधान भी है। अगर कोई भी योग नीति के थ्रू योग करवाता है या उसके लिए कोई वेलनेस सेंटर खोलता है तो उसके लिए ये सब्सिडी की प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, तो ये बात भी सही है। पहाड़ी क्षेत्रों में 50% जबकि मैदानी क्षेत्रों में 25% सब्सिडी दी जाएगी। थर्ड पॉइंट है मार्च 2027 तक सभी स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों में योग सुविधा उपलब्ध होगी। ये गलत है, मार्च 2027 नहीं 2030, तो 2025 से 2030 तक सभी स्वास्थ्य केंद्र जो भी होंगे उत्तराखंड के, वहां पर योग से संबंधित वेलनेस सेंटर होंगे, योग का ज्ञान दिया जाएगा। ठीक है, योग तो यही नहीं, भारत ही नहीं विश्व में भी योग बहुत फेमस हो रहा है और वो जरूरी भी है। स्वास्थ्य देखो सबसे बड़ा होता है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य को सही करने के लिए हमें योग बहुत जरूरी होता है। स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं है, जीवन कुछ नहीं है। हम इतनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अगर हमारा कल के दिन में हम बीमार हो जाते हैं तो क्या पढ़ाई हमारी काम आएगी? अगर बीमार शरीर कभी भी साथ नहीं देता, अगर आप कुछ भी कर रहे हो अगर शरीर ही सही नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा पहले हमारा स्वास्थ्य होता है, उसके लिए योग भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो सही आंसर होगा सी होगा, और योग नीति वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी ज्यादा है। ठीक है, इसलिए आपका ये क्लियर हो गया आपका योग नीति वाला। ठीक है, 31 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट है आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित राज्य का पहला व देश का 38वां रामसर साइट है, बिल्कुल सही है, और इसको 21 जुलाई 2020 में घोषित किया गया। ठीक है, बिल्कुल सही है, पॉइंट याद रखना है। राज्य का पहला रामसर साइट कौन सा? आसन वेटलैंड, जो देश का 38वां था। कब घोषित किया गया? 21 जुलाई 2020। सेकेंड है आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की स्थापना 14 अगस्त 2005 को की गई। जो ये संरक्षित क्षेत्र है इसकी स्थापना कब हुई? 2005, 14 अगस्त 2005 को हुई, ये बात भी सही है। थर्ड है आसन बैराज की स्थापना 1967 में की गई। बैराज जो है, बैराज मतलब पुल जो बनाया गया वहां पे, बैराज पुल, वो 1967 का है, ये भी सही है। फोर्थ है आसन बैराज को ढालीपुर झील के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। तो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको गलत बताना था, गलत कोई नहीं, डी आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। निम्न में से उत्तराखंड महाक्रांति नीति के अंतर्गत राज्य में सघन फसल क्षेत्र विस्तार हेतु एरोमा वैली विकसित की जा रही है। देखो राज्य में बहुत सारी एरोमा वैलियां बन रही है, इनमें से पहला सिनेनॉम वैली जो चंपावत नैनीताल में बन रही है। ठीक है, ये भी सही है।
सेकंड है डेमस्क रोज वैली चमोली और अल्मोड़ा में बंदी, ये भी सही है। ठीक है, तिमुर वैली आपका बागेश्वर नहीं बल्कि तिमुर वैली पिथौरागढ़ में विकसित की जा रही है, तो ये गलत हो गया आपका। ठीक है, और लेमन ग्रास वैली चंपावत में नहीं, ये भी गलत है, ये पौड़ी में विकसित हो रही है। ठीक है, पौड़ी। अब आपको कूट के माध्यम से गलत विकल्प का चयन करना है जो गलत है। तो कौन सा गलत है? 3 और 4। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। ठीक है, याद रखेंगे सिनोमन वैली चंपावत नैनीताल में विकसित की जा रही है इस नीति के तहत, जो सघन फसल क्षेत्र विस्तार नीति है। डेमस्क रोज वैली चमोली और अल्मोड़ा में। ठीक है, और तिमुर वैली पिथौरागढ़ में है और लेमन ग्रास वैली पौड़ी में विकसित की जा रही है। तो आंसर आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं थे, जो गलत थे वो था बी वाला। 3 और 4 गलत है, बाकी सही है। 33 पे आते हैं। निम्न में से सही सुमेलित है द गोरखा रियल सोल्जर्स एल वर्मा, ये गलत है। ये जो रचना है ये लिखा है कर्नल मही चड्डा इनका नाम है, इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, द खस फैमिली लॉ ऑफ कुमाऊं एल डी जोशी, ये बिल्कुल सही है। आपको सही बताना था, सुमेलित है तो ये तो बिल्कुल सही है बी वाला, बाकी गलत है। अनदेखा उत्तराखंडी विरासत जो रचना है राज किशोर की है, राज किशोर की रचना है। हिमालय परिचय कुमाऊं और गढ़वाल श्री प्रसाद डबराल नहीं बल्कि राहुल सांकरतैन की है, राहुल सांकरतैन की है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो सही आंसर था वो था बी बॉल। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। राज्य का एकमात्र जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र फैला है। एकमात्र, याद रखेंगे राज्य में एक है अभी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, वह है नंदा देवी। पहले तो यही फैक्ट याद रखना है। ये कितने जनपदों में फैला है? तो ये 3 जनपदों में है, ये चमोली में है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में फैला हुआ है। तो 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, ये जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कब का है? 1988 का है, स्थापना 1988 में हुई। इसका क्षेत्रफल अगर आपको पूछेगा तो क्षेत्रफल याद रखना है, इसका क्षेत्रफल है 5860.6 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 5860.6 वर्ग किलोमीटर नंदा देवी जो जैव आरक्षित क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल है। 3 जनपदों में फैला है, स्थापना 1988 में हुई। ठीक है, और इसी के अंतर्गत आते हैं आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी भी इसी के अधीन है, इसी के अंतर्गत है। और दूसरा है फूलों की घाटी। ठीक है, और इन दोनों से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि फूलों की घाटी को और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत स्थल कब शामिल किया गया विश्व विरासत में? तो नंदा देवी 1988 है जब इसका गठन हुआ था, नंदा देवी जयमंडल का, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उसी समय, और फूलों की घाटी 2005 में इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। तो सीक्वेंसली याद रखेंगे। ठीक है, दोनों चीजों को। तो यहां पर जो आंसर था आपका वो बी था बॉल। क्वेश्चन नंबर 35 पे आएंगे। किस फसल को उत्तराखंड में $1 मिलियन ग्रास कहा जाता है? $1 मिलियन ग्रास कहा जाता है झंगोरा को। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है गुणानंद डंगवाल पथिक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, इन्होंने टिहरी जन आंदोलन में सर्वाधिक गाया गया गीत रहवार लिखा है। बिल्कुल सही है, रहवार जो गीत है किसने लिखा है? गुणानंद डंगवाल ने लिखा है, जिनको पथिक बोलते हैं। सेकंड है, इन्होंने गांधी जी का प्यारा हरिजन छुआछूत के विरुद्ध में गढ़वाली में लिखा है, ये भी सही है। ठीक है, थर्ड है, इन्होंने प्रथम गढ़वाली भाषा लीला रामायण की रचना करी है। ठीक है, ये भी सही है। आपने पढ़ा है ना, अभी क्वेश्चन भी आया था आपके पास कि रामायण का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया? गुणानंद डंगवाल पथिक ने किया। किस नाम से? लीला रामायण के नाम से। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, 1, 2 और 3। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो हम लोग यहाँ पर बहुत क्वेश्चन बनाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों से बहुत क्वेश्चन निकलते हैं, हम चीजों को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे ये बोलते हैं कि सर आप लिखाते कम हो, समय नहीं बचता लिखाने के लिए, इतने फैक्ट होते हैं, पहले तो उन्हीं को समझना वो होता है कि यार अगर मैं ऐसे हर फैक्ट में लिखाने लग जाऊं तो पॉसिबल नहीं होता है।
इतने भी अगर आपको याद हो जाए जितना आपको पेपर में दिया जा रहा है तो बहुत फायदा मिलता है, चीजें कनेक्ट होती है आपको। ये नहीं, ये वाला जो क्वेश्चन है ना गुणानंद पथी के बारे में पहले भी क्वेश्चन बने हैं, मैंने पुराने पेपर उठा के देखे, वहां से भी ये क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, ठीक है। तो ये पेपर में क्या बना था, यहाँ से एक चीज उठा ली उसने कि गढ़वाली भाषा में रामायण का अनुवाद किसने किया, ये उठाया था, किसने किया, गुणानंद डंगवाल पथिक ने करा। किसके नाम से, किस नाम से किया, तो लीला रामायण के नाम से किया। तो है सब कुछ इसमें, क्योंकि इतने सारे फैक्ट बन रहे हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन वहीं से आते हैं। आप इनको भी अच्छे से अगर कवर करते हैं, अपने नोट में लिखते हैं, उनको रिवीजन करके जाते हैं, तो निश्चित तौर पे आप उत्तराखंड तो इतने गारंटी के साथ आप कर ही लेंगे। जीएस के लिए हम कभी नहीं बोलते, क्योंकि जीएस एक सागर है, ठीक है, फिर भी बहुत सारी चीजें कनेक्ट होती हैं जब हम पढ़ाते हैं या हम पेपर को देखते हैं, चीजें रिलेट करके आती हैं, सेम क्वेश्चन कभी नहीं आता है। पहले होता था कि आयोग क्या करता था, रिपीटेड करता था क्वेश्चन, पुराने पेपरों को या पुराने क्वेश्चनों से उठा देता था, या अदर स्टेट के पेपरों से उठा देता था, या जो घटना चक्र है वहां से उठा लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो जो बना रहा है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बना रहा है, आपने पढ़ा होगा तभी आप कर पाएंगे, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए रटना नहीं है, बल्कि चीजों को समझ के करना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि प्रथम गढ़वाली भाषा का लीला रामायण जो लिखी है वो गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने किया है, गुणानंद पथिक। तो नोट करते रहो साथ साथ, ठीक है, तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा, इससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा पेपर में, ठीक है। 37 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो आप देखेंगे बहादुर चंद गोलू देवता का मंदिर बनाया इसने, ठीक है, बिल्कुल सही है। उद्योग चंद ने रिद्धिगिरी की समाधि से संबंधित है, उद्योग चंद वहां पर समाधि बनाई थी, रिद्धिगिरी एक ऋषि था, उसकी समाधि बनाई थी, ठीक है। उद्यान चंद बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, ये भी सही है। तो ये गलत है, त्रिलोक चंद राजभुंगा किले का निर्माण। राजभुंगा का किला दो थे, एक तो राजभुंगा का किला चंपावत में था, लोहा घाट में, ठीक है, तो एक तो सोमचंद ने बनाया, सोमचंद ने कहां पर बनाया, चंपावत में, ठीक है, चंपावत का राजभुंगा का किला सोमचंद ने बनाया। और एक राजभुंगा का किला अल्मोड़ा में भी है, तो अल्मोड़ा में किसने बनाया, कल्याण चंद चतुर्थ ने, कल्याण चंद फोर्थ, यहां पर लिख सकते हैं आप, कल्याण चंद फोर्थ ने अल्मोड़ा में राजभुंगा का किला का निर्माण करवाया, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। बजट 2025-26 में हरिद्वार ऋषिकेश विकास हेतु को परामर्श सेवा के लिए कितनी राशि स्वीकृति की गई है, कितनी राशि स्वीकृति की गई है, आंसर होगा आपका बी, 168.33 करोड़, सही आंसर बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। 12 जनवरी 2025 को पहले अंतरराष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था। 12 जनवरी 2025 को पहले अंतरराष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन, जो प्रवासी सम्मेलन जो उत्तराखंड में हुआ वो देहरादून में हुआ। कहां पर हुआ, देहरादून के जो आपका दून विश्वविद्यालय है वहां पर आयोजित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। उत्तराखंड विधानसभा पूर्णतः डिजिटल विधानसभा बन गई है, जिस हेतु कौन सी ई विधानसभा एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है, आंसर डी होगा नेवा, नीवा नहीं नेवा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 40 का जो आंसर था वो था डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, यदि राम को 416 और श्याम को 981716 लिखा जाता है तो उसी कूट में माया को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। देखो कई बार क्या होता है, हम लोग इनके कोड ढूंढ रहे होते हैं, हमें ये देखना होता है, सबसे पहले तो यही आपको देखना है कि राम अगर यहाँ पर लिखा है, एम यहाँ पर दिख रहा है, ए भी यहाँ पर दिख रहा है, इसके अलावा आपको वाई भी और ए भी यहाँ पर दिख रहा है, तो यहीं पर हमें कोड मिल जाएगा, हमें कोड ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको पता है एम को क्या लिखा जा रहा है, देखो एम को लिखा जा रहा है 6, तो एम को 6 लिखा जा रहा है। फिर दूसरा आपको क्या दिया है, ए दिया है, ए को क्या लिखा जा रहा है 1, तो 6 1 से कौन सा ऑप्शन है, बी। आगे में चेक करने की जरूरत नहीं है, आप कर भी सकते हैं लेकिन टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हमें और किसी ऑप्शन में 6 1 से स्टार्ट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, बी बॉल। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। 15 भुजा वाले बहुभुज के कुल विकर्णों की संख्या कितनी होगी। देखो यहाँ पे 15 भुजा दे रखा है और पॉलीगन जिसको बोलते हैं पॉलीगन, इसमें कुल विकर्ण डायगोनल की संख्या कितनी होगी, कितना होगा, आया किसी का आंसर 90,
बिल्कुल 90 सही आंसर होगा। ठीक है, देखो ये पूरा डिपेंड है फॉर्मूला पे। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप कर पाएंगे, नहीं आता है तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम लग जाएगा आपको। लेकिन बहुत छोटा सा एक फॉर्मूला है इसके लिए, n-3/2। n मतलब क्या है? नंबर ऑफ पॉलीगन्स, साइड्स। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स। भुजा कितनी है? 15। बस इसमें पुट कर लो, आपको पता है 15 भुजा है। ठीक है, इनटू करेंगे, इसमें से 15 में से 3 माइनस होगा तो 12/2 हो जाएगा। 2 से 12 कट जाएगा 6 टाइम, तो 15 छक्का 90। तो आंसर आपका क्या होगा? 90। 90 बिल्कुल सही आंसर होगा, सी। बस ये फॉर्मूला नोट करके रख लेना आप। ठीक है, देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं पॉलीगन से, जो बहुभुज से। एक तो ये पूछता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल कितने हैं, विकर्णों की संख्या कितनी है, या फिर पूछता है इनके बीच का आंतरिक कोण का अंतर कितना है, या आंतरिक कोण का योग कितना है। तो आंतरिक कोण का योग अगर आपको पूछा, लिख लो इसको भी, इसका फॉर्मूला भी है आंतरिक कोण का योग। अगर आपको पूछा हो पेपर में तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला है n-2 × 180 डिग्री। इसको नोट करके लिख लेंगे, अगली बार मैं यहां से क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, सिंपल है। अगर यहाँ पर हम 15 रख देते हैं, n मतलब 15, 15 में से 2 माइनस करेंगे तो 12, 12 × 180 करेंगे तो आपका आंतरिक कोणों का योग निकल जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को नोट कर लेना, ये बहुत काम आएगा आपका आगे भी, और हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप अगर आप लोक सेवा आयोग के पेपर भी देते हैं, आप जो आपका आने वाले एग्जाम से, जैसे आपका आरओ होगा, एआरओ होगा, वहां पर आपको जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या तो ये बनेगा, या फिर आपको पॉलीगन पूछेगा, या विकर्ण पूछेगा, या फिर इन दोनों के बीच का कोण पूछता है। देखा होगा आपने, उठा के देख लेना पेपर, 4-5 पेपर आप देखेंगे तो लगातार पेपर में बना है। तो ये बहुत शॉर्ट, अगर आपको पता है तो आप कर पाएंगे। ठीक है, नहीं कर पाएंगे, यही क्वेश्चन मेरिट भी बनाते हैं पेपर में। जो हम क्वेश्चन बनाते हैं ना, आपने देखा होगा, आप अदर इंस्टीट्यूट के या अदर जगह के कोचिंग पेपर उठा के देख लेना, हमारा पेपर उठा के देख लेना, आपको अंतर जरूर मिलेगा। ठीक है, हम भी देखते हैं बाहर वाले क्वेश्चन पेपर जो लोग और इंस्टीट्यूट के बनाते हैं उनके, और मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप कंपेयर करके खुद देखना, वहां पर अभी भी वही चल रहा है पुराना। ठीक है, सब कुछ वही चल रहा है, लेकिन आप पैटर्न को भी तो देखो भाई, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपका, सबसे मेन तो वो होता है। फिर आपका क्वेश्चन का लेवल अब चेंज हो चुका है, तो आप हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप लोगों का, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप छोटे बच्चे तो है नहीं, सब समझदार, आपको सबको पता है कि कहाँ कैसा पेपर बन रहा है। हम तारीफ नहीं करें, लेकिन खुद देखना आप, लेकिन आपको बेस्ट क्वेश्चन पेपर मिलेगा हमारे यहाँ से, और बहुत क्वेश्चन आते भी हैं, पुराने स्टूडेंटों को सबको पता है। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहो, जितना आपको कराया जाता है उतना भी अगर आप अच्छे से कवर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, 43 पे आते हैं। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला कहती है, उनकी पत्नी मेरे माँ की एकमात्र पुत्री है। तो परिचय देने वाले औरत तथा उस व्यक्ति के बीच क्या संबंध है? क्या संबंध है? पति पत्नी का। आ गया होगा, सबका आ गया था। ठीक है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो सीधा आ रहा है। ठीक है, आंसर ए होगा। 44 पे आते हैं। आपको बताना है ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। ए के विपरीत में कौन सा अक्षर होगा, होना चाहिए। देखो एक चीज याद रखना, जब भी कॉमन आपको 2 मिल रहे होंगे तो आपको पता है यहाँ पे एक तो बी कॉमन है, तो बी से बी कैंसिल, सी कॉमन है, सी से सी कैंसिल, तो ए किसके अपोजिट में हो जाएगा? डी। तो सीधा आपका आंसर होगा ए। लेकिन डी ऑप्शन डी में नहीं दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ये भी चीज ध्यान रखना होगा। ये नहीं कि आपने सीधा डी किया तो डी में चले गए, डी ऑप्शन कहां पर है? ए में। ठीक है, 45 पे आते हैं। यदि P का अर्थ गुणा है, R का अर्थ प्लस है और T का अर्थ माइनस है, तो S का अर्थ ये है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो कैसे क्या होगा? कितना आएगा? 168। आ गया था सबका? बॉड मास लगाना था। कुछ बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं, मैं बताता हूँ क्या गलती हुई होगी। देखो अगर इसको मैं लिखूं 51, T को क्या लिखा है? T को डिवाइडेड लिखा है, फिर आपको 3 दिया है। P को क्या लिखा है? मल्टीप्लाई लिखा है, और P के बाद क्या है? 10 है, -4 + 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे बॉड मास के थ्रू, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? डिवाइड। तो ये कितना हो जाएगा? 17×51। उसके बाद क्या क्या होगा? इनटू, इसको ऐसे लिखते रहो। ठीक है, यहाँ पे 10 होगा, इनटू 10 -4 + 2। अब क्या सॉल्व होगा? ये होगा ना 17 दशंक की 170, 170 -4 + 2। अब क्या सॉल्व होगा?
अब पहले प्लस प्लस माइनस में ना प्लस सॉल्व होगा, तो प्लस यहां अगर आएगा तो ये कितना होगा 172, 172 में से 4 माइनस करेंगे तो 168 आंसर होता है। यहां पर गलती नहीं करनी, ये नहीं कि आप सीधा पहले उसमें माइनस कर रहे हो और फिर 2 जोड़ रहे हो, वो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी, बॉड मास वाला रूल फॉलो करना है। 46, 5:20 पर घंटे की सुई द्वारा कुल कितने अंश का कोण बनाया जाएगा, कितना 40 कितने लोगों का आया 40, 40 गलत है। आप उस क्वेश्चन को नहीं समझे अभी तक। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अंतर नहीं पूछा आपको, आपको ये नहीं पूछा कि 5:20 के बीच में घंटे और मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। आपको लिखा क्या है, 5:20 पर घंटे की सुई द्वारा कुल कितने अंश का कोण बनाया जाएगा। समझो इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो सिंपल है, एक घड़ी है, मैं आपको पूरा बेसिक से बताता हूँ। एक घड़ी है, ये 12 है, ये 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, ठीक है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पर आप थोड़ा सा 11 बना लेंगे, 10, और ये हो जाएगा आपका 11, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता है अगर 5:20 हो रहे तो घंटे की सुई थोड़ा सा यहां पर होगी ना, 5 से थोड़ा आगे होगी, और मिनट की सुई कहां पर होगी, ठीक 4 पे होगी, इतना पता है। अब आप एक चीज ध्यान रखेंगे, एक सुई और मैं बना रहा हूं, अगर घंटे की सुई मिनट की सुई 12 पे है और घंटे की सुई अगर 3 पे है, तो क्या समय हो रहा है, 3 बज रहे हैं, तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है यहां पर, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण। यहां पर आपको 2 सुइयों के बीच का कोण नहीं पूछा है, आपको यहां पर क्या पूछा है, आप इसको अगर समझेंगे ध्यान से, ये था, ठीक है, ये थे 2 सुई। अब आप सभी को पता है घंटे की सुई 1 आवर में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का, ये सबको क्लियर है। आपको अगर घंटे की सुई यहां से यहां आएगी, ये अभी हमने पढ़ा 90 डिग्री का कोण बना है, तो 30, 30, 60 और 30, 90, यानी कि यहां पर अगर 12 से 1 में आएगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। और मिनट की सुई 1 मिनट में, मिनट की सुई 1 मिनट में 1/2 आधा डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती, आधा डिग्री का, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन आपको बोला 5:20 पे, तो 5 बजे 30 घंटे 30 मिनट ये होगा 30 डिग्री का, तो कितना हो रहा है 150, 5 या 15, ठीक है, 30 डिग्री का बना रही है, तो ये कितना होगा 150 डिग्री हो गया। अब मिनट की सुई ऐसा तो है नहीं कि वहीं पर खड़ी है, मिनट की सुई भी तो आगे जा रही है, मिनट की सुई 5 से सॉरी मिनट की सुई 4 पे है, तो ये आपको पता है 30, 30, 60, 30, 90 और 30, 120 डिग्री का कोण बना रही है ना, 120 डिग्री का कोण बना रही, कब, जब वो अंतर पूछ रहा हो, अंतर नहीं पूछा यहाँ पे। अब ये जो सी है आपको पता है 1 मिनट में अगर आधा डिग्री का कोण बना रही है, तो 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 10 डिग्री का कोण बनाएगी, तब आपका आंसर क्या होगा 160 डिग्री। बस यही पूछा आपको, आपको ये नहीं पूछा कि उन दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। अगर उन दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछा होता है तो ये आपको पता है 160 डिग्री घंटे की सुई ने बनाई, और मिनट की सुई ने कितना बनाया 120, तो उसमें से माइनस करेंगे तो 40 डिग्री तब आएगा जब उन दोनों के ये पूछा होता है ये वाला कोण, क्योंकि घंटे की सुई थोड़ा आगे है, ठीक है, और मिनट की सुई 4 पे, ठीक 4 पे, तो 120 हो गया, 120 डिग्री का ये है, और ये कितने डिग्री का है आपको 30, ये जो घंटे की सुई ने जो कोण बनाया वो 160 डिग्री का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वो 40 डिग्री, या इसके लिए एक फॉर्मूला भी आता है 30h - 11/2 इंटू मिनट, वो भी फॉर्मूला लगता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं पूछा है, तो आपका सही आंसर ए होगा। बहुत बच्चों ने गलत किया है, ठीक है, ऑनलाइन में भी कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा था कि इसका आंसर 40 होना चाहिए, लेकिन आपने वो समझा नहीं है, ठीक है, सही आंसर 160 होगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। रमेश को एक 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा यदि वह 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दौड़ता है, कितना 40 सेकेंड लगेगा, ठीक है, इसको भी समझेंगे। आप सभी को पता है एक वर्गाकार है, कोई खेत है, एक वर्गाकार, वर्गाकार मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। अगर एक भुजा 50 है, यहाँ पर दिया ना 50 मीटर, एक भुजा 50 मीटर है, तो ये भी 50 होगी, ये भी 50 होगी, और ये भी 50 होगी, तो टोटल जो इसका क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 50 इंटू 4 होगा, तो कितना होगा 200,
तो टोटल जो इसका एरिया आ रहा है वो 200 मीटर आ रहा है, क्योंकि 50 मीटर का एक राउंड है, तो चारों तरफ कितना होगा 200 मीटर। ठीक है, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, अब यहां पर हम रख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 18 किलोमीटर, ये किलोमीटर में दे रखा है और ये मीटर में दे रखा है। पहले हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो जब भी आपको कन्वर्ट करना होता है, ये 18 किलोमीटर दे रखा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो इसको इनटू करना होगा 5/18। जब भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो 5/18 से गुणा करते हैं, या अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना होगा तो उल्टा हो जाता है, 18/5 हो जाता है। यहां पर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट करना है तो छोटा ऊपर होगा, बड़ा नीचे होगा, तो 18 से 18 कैंसिल, तो हमारे पास जो स्पीड आई वो कितनी आई, स्पीड 5 क्या मीटर पर सेकंड आया, क्योंकि मीटर पर सेकंड में निकला है। अब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे इसको। ठीक है, हमें टाइम निकालना है, समय निकालना है, आपको क्या निकालना है, समय लगेगा ये पूछ रहा है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस हमें आप पता है 200 है, और स्पीड कितनी है 5। ठीक है, तो इसको करेंगे सॉल्व, 4×5=20, तो कितना होगा 40 सेकेंड पर किलोमीटर इसकी स्पीड होगी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सी, 40 सेकेंड। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे, बेसिक चीजें हैं, हमने पढ़ा भी है, स्कूल में भी पढ़ा होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, लेकिन कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, बहुत बेसिक है, बहुत बार आता है। अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना होगा तो 5/18 करते हैं, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना होगा तो 18/5 से इनटू करते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। वंडर शब्द में ऐसे कितने अक्षर हैं जो उसी क्रम में है व्यवस्थित है जिस क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित है? क्या होगा आंसर, इसका करेक्ट आंसर सी होगा, 4। ठीक है, देखो पिछला वाला क्वेश्चन अलग था, वो कितने संख्याएं क्रम में अगर लगाएंगे, अगर हम अल्फाबेटिकल लगा रहे थे तो वहां पे परिवर्तित तो अपरिवर्तित पूछ रहा था। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, वंडर शब्द के ऐसे कितने अक्षर हैं जो उसी क्रम में व्यवस्थित है जिस क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित होते हैं। यहाँ पर दोनों साइड होता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अब यहाँ पर अगर हम राइट टू, यहाँ से अगर हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट, तो सबसे पहले हमें आर और एस मिल रहा है, ये सीक्वेंस में होता है, आर के बाद क्या आता है एस, एक मिल गया हमें। अब यहाँ बाकी यहाँ पर कोई नहीं है, तो हम इधर की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे डी और ई, ए क्या हो गया, ई डी डी ई, उसके बाद आप देखेंगे ओ एन, ओ और एन, एन ओ या ओ एन, और इसके बाद आपको ये भी दिख रहा होगा आर और डब्ल्यू। आर से देखेंगे आर एस टी यू भी डब्ल्यू। ठीक है, यहां से अगर उल्टा आ रहे हैं तो आर के बाद क्या होता है एस टी यू भी डब्ल्यू, तो ये भी अपने सीक्वेंस में है। तो टोटल हमें कितने मिले हैं 4। क्वेश्चन को समझना है इसको। ठीक है, परिवर्तित अपरिवर्तित तो व्यवस्थित क्रम में जो दूसरा क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो उतने ही अक्षर इनके बीच में जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, दोनों साइड से आपको देखेंगे तो टोटल आपको ऐसे 4 दिखेंगे। ठीक है, डी आंसर, सी सही आंसर होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है यहाँ पर। तो लुप्त संख्या कैसे निकल रही है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे 7×21, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इसमें ऐड हो जा रहा है, 21 के बाद 8 जोड़ेंगे तो 29। उसी तरह 4×12 और 7, ये ऐड होगा, ये गुणा होगा तो 19। तो यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, उसमें 6 जोड़ने के बाद 31 हो जाए तो 5 रखेंगे। अगर हम 5 रखें, 5×5 = 25 और 6 31, तो सही आंसर आपका क्या होगा, डी होगा, 5 वहां पर रखना होगा। ठीक है, 50 पे आते हैं, निम्न में कौन सा अन्य से भिन्न है, अन्य से भिन्न कौन से है। देखो अगर हम 2009 को देखेंगे, 2009 सामान्य वर्ष है, कैसे पता चला, 4 से डिवाइड करने के बाद 4 से अगर पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है तो सामान्य वर्ष, और 4 से भाग चले जाएगा तो लीप वर्ष होता है। 1964 को अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो ये पूरा पूरा भाग इसमें चला जाता है, तो ये क्या है, लीप वर्ष है, तो यही डिफरेंट है। बाकी ये भी सामान्य वर्ष है और ये भी सामान्य वर्ष है, लेकिन यहाँ पर आज देखें, यहाँ पे 4 से भाग नहीं देंगे, 400 से भाग देंगे, क्योंकि ये क्या है, सेंचुरी ईयर है, शताब्दी ईयर में 400 से अगर भाग देंगे तो नहीं जाएगा यहाँ पर, तो इसलिए ये भी सामान्य वर्ष है। तो आंसर आपका क्या होगा, बी बॉल 1964। चलो अब जीएस पे आते हैं, भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का कारण है। देखो भारतीय शेयर बाजार में जो उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं,
विदेशी कोषों का अंतः प्रभाव और बाह्य प्रभाव, उस पर अंदर क्या प्रभाव पड़ रहा है और बाहर से क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो डिपेंड करता है शेयर मार्केट पे। ठीक है, तो बिल्कुल सही है पहला वाला। सेकंड है विदेशी पूंजी बाजारों में उच्चाउच, जो विदेशी पूंजी बाजार है उसमें कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो उसके कारण भी शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिलती है, उतार चढ़ाव आते हैं। मौद्रिक नीति में परिवर्तन, बिल्कुल, अगर हम मुद्रा में कोई भी परिवर्तन करते हैं, कोई भी मौद्रिक नीति में परिवर्तन करते हैं, उससे भी शेयर बाजार में गिरावट या उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी 1, 2 और 3। ठीक है, शेयर बाजार को कौन नियंत्रित करता है भारत में, तो सेबी। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि शेयर बाजार को कौन नियंत्रित करता है, सेबी। सेबी का गठन अगर आपको पूछेगा तो गठन कब हुआ इसका, 1988 में इसका गठन हुआ। लेकिन अगर बोलेगा इसको कब अधिनियमित किया गया, तो 1992। इसके लिए एक्ट जो बनाया गया या वैधानिक मान्यता इसको कब मिली, 1992 में, लेकिन गठन इसका 1988 में हो गया था। ठीक है, तो ये फैक्ट भी याद रखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 52, समन्वित ग्रामीण विकास योजना, IRDP, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है ये 1978 में बनाया गया था, लेकिन इंप्लीमेंट ये 1980 में हुआ। लागू कब हुआ, 1980, इसको भी लिख लेना। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है, नाम से ही पता चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना। इसके लिए ये बनाया गया था। कब बनाया गया, 1978 में, जो इंप्लीमेंट हुआ था 1980 में। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 53, भारत के संविधान के लिए उपबंध या उपबंधों में से कौन सा से 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हुआ या हुए। देखो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो लागू हुआ, कुछ ऐसे आर्टिकल्स थे जो स्वतः ही लागू हो गए थे। कौन कौन से आर्टिकल थे, देखो याद रखेंगे, पहले तो 5, 6, 7, 8 और 9 ये लागू हुए थे, ये नागरिकता से संबंधित है। इसके अलावा हमने पढ़ा है 324 आर्टिकल 324 किससे संबंधित है, 324 निर्वाचन आयोग से है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं 367, 379 आर्टिकल लिख रहा हूं यहाँ पे, इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ पर लिख देता हूं। ठीक है, 367, 379, 380, 391, 392 और 393 ये सभी स्वतः ही लागू हो गए थे। ठीक है, ये स्वतः ही लागू हो गए थे, ये आर्टिकल्स याद रखना है आपको। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान लागू हुआ स्वतः ही लागू हो गए थे, तो ये सब, इसमें से निर्वाचन भी आता है और नागरिकता भी आता है। लेकिन आपात उपबंध ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, 26 जनवरी 1950, और न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान हमने 28 जनवरी 1950 को लागू किया, जब भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय कब बना, 28 जनवरी 1950 को, उसी समय न्यायाधीशों की नियुक्ति भी लागू की गई। तो यहां पर जो आंसर होगा वो 1 और 2, करेक्ट आंसर आपका बी है। ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन आर्टिकलों को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, केंद्र सरकार की योजनाओं के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार करें। फर्स्ट है जल जीवन मिशन। देखो जल जीवन मिशन की जो शुरुआत हुई वो 15 अगस्त 2019 को हुई थी, 15 अगस्त 2019 को। इस जल जीवन मिशन के अंतर्गत मतलब हर घर नल से जल पहुंचाने की ये व्यवस्था थी। ठीक है, अगर आपको कभी क्वेश्चन बने कि पहला राज्य कौन सा था जिसने 100% जल से नल अपने घर पहुंचाया, तो वो था गोवा। भारत में अगर पूछेगा तो गोवा। और उत्तराखंड में अगर आपको पूछेगा कि उत्तराखंड का कौन सा जनपद है जिसने हर घर जल नल से जल पहुंचाया, तो वो था देहरादून। तो उत्तराखंड में देहरादून था। ठीक है, दो चीजें भी इससे कनेक्ट करके याद रखना है। सेकंड है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना 2020 की नहीं, बल्कि ये है आपका 25 दिसंबर 2019। देखो 25 दिसंबर को हम मनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस, सुशासन दिवस के रूप में हम इसे जानते हैं। तो 25 दिसंबर 2019 को यह योजना शुरू की गई थी, अटल भूजल योजना। इसका उद्देश्य था कि भूमिगत जल प्रबंधन से संबंधित था, भूमि से संबंधित जो जल प्रबंधन है उससे संबंधित 25 जून 2019, तो ये गलत है। सेकेंड है जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान भी 2019 का है, 1 जुलाई 2019। जल शक्ति मतलब होता है ऊर्जा,
जो ऊर्जा हम जल के माध्यम से, तो उसका उचित प्रबंधन करना उससे संबंधित था, ये भी 2019 की योजना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कौन सा युग्म सही है, तो केवल एक सही है, बाकी दोनों यहाँ पे गलत है। तो ये योजनाएं याद रखना है, प्रमुख योजनाएं जल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। पहला, भारतीय संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। बिल्कुल सही है। एक वाद आपने पढ़ा होगा, केशवानंद भारतीवाद। उसने केशवानंद भारतीवाद जो 1973 में आया था, उसने यही बोला है कि हम संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन उसका मूल ढांचा चेंज नहीं होना चाहिए। तो तब से हम इसको मानते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, कथन बिल्कुल सही है। कारण है कि संविधान में संशोधन दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों के बहुमत से हो सकता है। क्या ये सही है? हो सकता है, लेकिन कंप्लीट नहीं लिखा है ना भाई। 2/3 किसका 2/3? ये नहीं लिखा है। तो दो चीजें होती है यहाँ पे, जब भी हमें संविधान संशोधन करना होगा, उसके लिए होता है एक तो उपस्थित सदस्य का, उपस्थित सदस्य का, या फिर मत करने वाले सदस्य, मत देने वाले सदस्यों का 2/3 अगर हमें मिलता है। तो उपस्थित सदस्यों या मत देने वाले सदस्यों का 2/3 अगर हमें वोट मिल जाता है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हो जाती है। या फिर एक और कंडीशन है, कुल सदस्य का, कुल सदस्यों का, कुल सदस्यों का साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब होता है 50+1। तो दो चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहां पर ये अधूरा है, इसको हम सही नहीं मानेंगे। यहां लिखा है ना, संविधान में संशोधन दोनों सदनों के 2/3। किसका 2/3? ये नहीं लिखा है। तो 2/3 किसका? उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों का 2/3, या फिर कुल सदस्यों का 50+1। कुल सदस्य मतलब साधारण बहुमत। साधारण बहुमत किसे बोलते हैं? 50+1। जो टोटल सदन में सदस्य होंगे उनका 50+1 हो, या फिर उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत हो, तभी वो संविधान संशोधन हो जाता है। तो इसलिए आप पहला वाला सही है, दूसरे को गलत करेंगे तो आंसर सी होगा। कथन सही है पर कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन 2005 से प्रभावी हुआ। बिल्कुल सही है। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन जो है, सबसे पहले तो आपको याद रखना क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ कब था? 1997 क्योटो, जापान में। जापान में है क्योटो, ठीक है। तो ये 1997 में हुआ, लेकिन ये प्रभावी 2005 में हुआ, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल का जो मुख्य उद्देश्य था वो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना। जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही थी उनको कम करना, उससे उसके उद्देश्य से शुरू हुआ। तो ये बात सही है, ठीक है। थर्ड है, मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी होती है। ये पॉइंट गलत है, ये उल्टा लिखा है। मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन 5 गुना अधिक प्रभावी होती है, या उससे अधिक प्रभावी होती है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये गलत है। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित प्रमुख जो समझौते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस बनते हैं वहां से। मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी में आपको लिख नहीं रहा हूं, पर आप सुनेंगे जरूर। सुनने से भी कई बार चीजें याद हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि लिखने में टाइम लग जाता है। अगर आप लिख पाते हैं इतनी स्पीड में तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप सुन लो, क्योंकि मैं अगली बार करवाऊंगा आपको, ठीक है। जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले पर्यावरण से संबंधित कुछ फैक्ट मैं जरूर लिखाऊंगा। सबसे पहले पर्यावरण से संबंधित एक सम्मेलन पूछता है। विश्व का प्रथम पर्यावरण सम्मेलन वो है 1972, स्टॉकहोम सम्मेलन जिसे बोलते हैं। तो स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972 में हुआ। इसको पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित सबसे पहली बात जो कोई चीज की गई थी वो पर्यावरण सम्मेलन था, स्टॉकहोम स्वीडन में 1972 में किया गया, ठीक है। उसी की देन है यूएनईपी। यूएनईपी का जो गठन किया गया था, यूएनईपी का गठन किया गया था 1972 में। तो स्टॉकहोम सम्मेलन भी कब हुआ? 1972 में। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कई बार पेपर में पूछता है, तो नैरोबी में है, नैरोबी कीनिया में है, ठीक है। तो पहला पर्यावरण सम्मेलन जिसको पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहते थे 1972 स्टॉकहोम में हुआ। यूएनईपी उसकी देन है। 1972 में यूएनईपी का गठन किया गया। दूसरा, 5 जो जून है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा भी इसी समय की गई थी, क्योंकि 5 जून 1972 को प्रथम पर्यावरण सम्मेलन हुआ।
तो पर्यावरण दिवस जो हम मनाते हैं 5 जून को 1974 से हमने मनाना शुरू किया, लेकिन घोषणा कब हो गई थी? 1972 में। ये चीजें आप याद रखेंगे, किससे? पर्यावरण सम्मेलन, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है आपका मॉनिटर प्रोटोकॉल सम्मेलन। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन ये कब हुआ? 1987। मॉनिट्रियल कनाडा में है। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन कनाडा में होता है 1987 को। डेट अगर याद रखना है तो 16 सितंबर, क्योंकि ये भी चीज कनेक्ट होती है। 16 सितंबर 1987 को मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन कनाडा में हुआ और ये इफेक्टिव हुआ था, लागू हुआ था 1989 से। इसका उद्देश्य था ओजोन परत से, जो ओजोन लेयर होती है, जो वायुमंडल में पाई जाती है, जो अल्ट्रावायलेंट किरणें जो सूर्य से आती है उसको रोकती है पृथ्वी पर आने से, उससे संबंधित है। तो उसका संरक्षण करना भी बहुत जरूरी है। अगर हम उस ओजोन परत का संरक्षण नहीं करते हैं तो पृथ्वी जलकर राख हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि जो अल्ट्रावायलेंट किरणें होती है वो बहुत नुकसानदायक होती हैं, तो उसका संरक्षण करना भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मॉनिटर प्रोटोकॉल सम्मेलन 1987 में हुआ था, जो लागू हुआ था 1989 में, ठीक है। और इसीलिए हम 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोनों चीजें। मॉनिटर प्रोटोकॉल सम्मेलन कब हुआ? 1987 में कनाडा में, लागू हुआ था 1989। इसका उद्देश्य क्या है? जो आपका ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। फिर आपका आता है क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन से पहले एक चीज और है, पृथ्वी सम्मेलन। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1972 में हुआ था, रियो डी जेनेरो ब्राजील में, ठीक है। सॉरी 1992 में। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ, रियो डी जेनेरो ब्राजील में, ठीक है। इसका जो देन है वो मेनली क्या है? सतत विकास। एजेंडा 21 जो हम पढ़ते हैं वो रियो डी जेनेरो ब्राजील का जो सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, उसी की देन है। धारणीय विकास जिसको हम बोलते हैं, वो उसकी देन है, 1992 में हुआ। उसके जस्ट 10 साल बाद रियो प्लस 10 हुआ। रियो प्लस 10 जिसको हम जोहान्सबर्ग सम्मेलन बोलते हैं। तो 1992 में 10 ऐड करेंगे तो 2002 में कौन सा सम्मेलन हुआ? जोहान्सबर्ग सम्मेलन। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य मेनली था वायुमंडलीय गैसों को कम करना, या ओजोन जो गैसें हैं, आपको क्या बोलते हैं इनको? ग्रीन हाउस गैसेस भी बोल सकते हैं, और भूमंडलीय ताप को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था, या उसमें कटौती करना। तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन कब हुआ? 2002 में। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन आपको दिया है, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा और भी सम्मेलन थे, जैसे आपका कोपेनहेग सम्मेलन आपको पूछता है। कोपेनहेग सम्मेलन 2009 में हुआ था, समुद्र विज्ञान से संबंधित था। समुद्र में जो पर्यावरण है उसको संरक्षित करना, उससे संबंधित है। तो सारे चीजें भी हैं, इनको थोड़ा सा आपको रिकॉल करना है। और हर पेपर में आपने देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा एजेंडा 21 से पूछ लेता है, सतत विकास से पूछ लेता है, कई बार पर्यावरण सम्मेलन से पूछ लेता है, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन, मॉनिटर प्रोटोकॉल सम्मेलन, कोपेनहेग सम्मेलन। इसके अलावा और भी बहुत सारे सम्मेलन है, मेन यही है जो मैंने आपको बताए हैं। यहां से इनको भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। सुमेलित करेंगे मूल्य विभेद। मूल्य विभेद का मतलब होता है अलग अलग मूल्य, ठीक है। इसका जो फायदा उठाते हैं, जिसका एकाधिकार होता है किसी चीज पे, उसका फायदा उठाता है। जैसे भूमि का एकाधिकार, किसी के पास अगर कोई भूमि है, उसका एकाधिकार उसके पास है, तो उसका रेट बढ़ाता रहता है वो। मूल्य विभेद का मतलब ये होता है, ये अर्थव्यवस्था में उसको मूल्य विभेद करते हैं। तो मूल्य विभेद भूमि एकाधिकार से संबंधित है। भूमि सुधार का संबंध है चकबंदी से। चकबंदी करना मतलब भूमि को विकसित करना, या उसको छोटे छोटे भूमि को बड़े भाग में तब्दील करना, भूमि सुधार से है। गरीबी का दुष्चक्र जो सिद्धांत है वो रैगनार नर्से ने दिया है। और आईबीआरडी जो देन है वो ब्रिटेन वुड सम्मेलन जो हुआ था 1944 में, 1944 में, उसकी देन है। यहाँ पर हम ब्रिटेन वुड सम्मेलन की जुड़वा सिस्टर्स बोलते हैं, आईएमएफ और विश्व बैंक को। और उसी विश्व बैंक का एक अंग है आईबीआरडी। तो आईबीआरडी का जो गठन किया गया वो ब्रिटेन वुड सम्मेलन 1944 के तहत 1945 में हुआ था। 1945 में दो एक साथ बने थे, एक तो विश्व बैंक, दूसरा आईएमएफ, इसलिए उनको ब्रिटेन वुड की जुड़वा सिस्टर्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको हम सुमेलित करेंगे तो पहले का 4 डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा पहले का तीसरा था, सही, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आप मैच कर लिया था ना आपने, तो ए होगा, ठीक है, ए। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। मिग 21 फाइटर जेट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करेंगे। देखो मिग 21 फाइटर जेट है एक प्रकार का। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने इन विमानों को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है, बिल्कुल सही है, इनको अब हटा दिया है। इसे वर्ष 1983 में भारतीय सेना में शामिल किया गया, ये गलत है।
1963 में शामिल किया गया था। तो केवल एक सही है, आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्न में से किनको संसद के पटल पर रखवाए। सबसे पहले आपको याद रखना, संघ वित्त आयोग की सिफारिश को राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखता है, बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को ये नहीं रखता है, क्योंकि लोक लेखा समिति के जो प्रतिवेदन होते हैं वो लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है, लोकसभा में या लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष ही इनको संसद के पटल पर रखता है, ठीक है, ध्यान रखना है। लोकसभा जो लोक लेखा समिति होती है उसके प्रतिवेदन को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष को वही संसद के पटल पर रखेगा, तो ये गलत है। नियंत्रण महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को राष्ट्रपति इसको संसद के पटल पर रखता है, सिंपल सा है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो जो भी उसकी रिपोर्ट होगी वो किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसको संसद के पटल पे रखेगा, ठीक है। फोर्थ है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को ये भी राष्ट्रपति संसद के पटल पे रखता है। तो आपका आंसर होगा 1, 3 और 4, सी करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? देखो, आप सब पता है संघ और राज्यों के बीच में जो संघ और राज्यों के बीच का संबंध जो बताया गया वो भाग 11 में है, लेकिन अध्याय कौन सा है? अध्याय 1 में है। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। समाचारों में कभी कभी देखने वाले एजेंडा 21, जिसका हमने अभी जिक्र किया था, एजेंडा 21, एजेंडा 21 का संबंध किससे? सतत विकास से है, या इसको क्या बोलेंगे? धारणीय विकास, ठीक है, वैश्विक कार्य योजना के लिए है, बिल्कुल सही है। सेकंड है 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई, ये गलत है, ठीक है। अभी हमने क्या बोला? 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वहीं पर एजेंडा 21 की बात की गई थी। सबसे पहले एजेंडा 21 की बात कहां पर? पृथ्वी सम्मेलन 1992 में की गई थी। तो आपका आंसर होगा केवल एक सही है, बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, ठीक है, सुपीरियर झील है। क्या है सुपीरियर झील? अमेरिका और कनाडा के बीच में बॉर्डर पे है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। कहाँ है विक्टोरिया झील? अफ्रीका में, तंजानिया, युगांडा और कीनिया के बीच में है, ठीक है। सर्वाधिक गहरी झील ग्रेट बैरियर झील नहीं है, बल्कि बेकाल झील है। बेकाल झील रसिया में है, ठीक है। और सर्वाधिक लवणीय झील वान झील है। वान झील का है तुर्की में। तो आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट पे आता है क्वेश्चन नंबर 63। निम्न देशों में से कौन विश्व में लोहे अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? लोह उत्पादक है बृहत्तम, वो चाइना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था चाइना आप लगभग सभी चीजों में आगे हो गया है। कौन कौन सी चीजों में देखेंगे आप? कोयला याद रखना है, कोयला, लोहा अयस्क तो लिखा ही है, ठीक है। इसके अलावा सोना, चांदी, नहीं चांदी में नहीं है, सोना में है। इसके अलावा आप लिखेंगे सीसा, सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता दोनों खनिज जुड़वा सिस्टर इनको बोलते हैं। जहां सीसा मिलता है वहां जस्ता भी मिलता है, तो सीसा जस्ता भी सर्वाधिक कौन उत्पादित करता है? चाइना। इसके अलावा आप लिखेंगे ग्रेफाइट, टंगस्टन, ये प्रमुख खनिज है जिनमें चाइना आगे है, ठीक है। चांदी को में मैक्सिको शायद आगे है ना, चांदी में मैक्सिको, ठीक है। लेकिन सोना उपभोक्ता भारत सबसे ज्यादा है। उपभोग कौन करता है? सोने का सर्वाधिक भारत करता है। अबरक में बताओ, अबरक में कौन है? अबरक में मेडागास्कर है अभी सबसे आगे। मेडागास्कर के बाद चाइना है और तीसरे नंबर पे है भारत। पहले एकाधिकार रखता था भारत माइका में, यानी कि अबरक में, लेकिन अभी मेडागास्कर, चाइना और भारत तीसरे नंबर पे है। तो मेडागास्कर सर्वाधिक जो अबरक का उत्पादन करता है वर्तमान में, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। 64 पे आते हैं। निम्न आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थानों के युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो यहां पर डी आंसर होगा, कोरबा। कोरबा छत्तीसगढ़, कोरबा जनपद भी है, उसी के नाम से पड़ा है, जो वहां पर एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है कोरबा। बाकी कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ, बुक्सा, बुक्सा बोक्सा ही है वो,
ठीक है। तो बोक्सा हम पढ़ते हैं, बोक्सा पौड़ी गढ़वाल में भी है, जो दुगड्डा वाला क्षेत्र है वहां पर बोक्सा निवास करती है। उधम सिंह नगर में सर्वाधिक बोक्सा निवास करती है। नैनीताल और देहरादून में भी बोक्सा है। देहरादून के बोक्सा को मेहर बोक्सा कहते हैं। ठीक है, तो ये भी सही था, इसलिए आपका आंसर डी होगा करेक्ट। पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा क्षेत्र में बोक्सा जनजाति पाई जाती है। ठीक है। 65 है, निम्न समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम क्या होगा? यहां पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले कंचनजंगा आएगा, फिर धौलागिरा, फिर अन्नपूर्णा, फिर एवरेस्ट आएगा। करेक्ट आंसर इसका सी है। ठीक, अच्छा सॉरी, हाँ बी होगा सर, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, एवरेस्ट तो नहीं होगा क्योंकि एवरेस्ट तो इधर हो गया ना, धौलावीरा आएगा, धौलागिरी आएगा। सही आंसर बी होगा करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। भारत के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। 5वां नहीं, कौन सा? 7वां बड़ा देश है। ठीक है, संसार का लगभग 2.4 क्षेत्रफल भारत के अंतर्गत आता है, ये भी सही। कर्क रेखा देश के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती, बिल्कुल सही है। भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय है, ये भी गलत है। भारत उष्ण कटिबंधीय प्लस शीतोष्ण कटिबंधीय है, दोनों क्षेत्रों में पड़ता है, उनके बीच में। तो आपका आंसर होगा, आपको क्या बताना है? सही बताना है। तो आंसर होगा डी, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने। करेक्ट आंसर बी होगा यहाँ पर। ठीक है, 68 पे आते हैं। ब्रिटिश काल में किन प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था? ब्रिटिश काल में मुख्यतः 3 प्रेसिडेंसी थी वैसे, एक तो बंगाल था, एक मुंबई था, और एक कौन था? मद्रास प्रेसिडेंसी थी। लेकिन यहाँ पर 2 ही दिए हैं, बंगाल और मुंबई, तो आपका आंसर होगा 1 और 3, सी आंसर होगा। इनमें से सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी कौन थी? बंगाल प्रेसिडेंसी थी। बाद में बंगाल का विभाजन भी किया गया था, जो आपको बताया, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी 1905 में। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में तोड़ा गया था, एक तरफ हिंदू बहुल क्षेत्र था, दूसरी तरफ मुस्लिम बहुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। निम्न को सुमेलित करेंगे। पानीपत की तृतीय जो लड़ाई हुई थी वो 1761 में हुई थी। ठीक है, मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है पानीपत का तृतीय युद्ध। तराइन का जो युद्ध हुआ था वो 1192 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, अकबर की जो मृत्यु हुई है वो 1605 में अतिसार बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हुई थी 1605 में, और औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। तो इस क्रम में अगर हम देखेंगे तो 3-1 कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी वाला। ठीक है, बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 70 पे आते हैं। निम्न में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? कौन करता है? आंसर होगा रोमन देश स्तंभ अभिलेख से जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। 71 पे आते हैं। निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? देखो, फलक संस्कृति जो मेनली था वो पत्थर के औजार थे। एक चमकीला टाइप का पत्थर होता था जिसको क्वार्टजाइट पत्थर बोलते थे, उससे औजार बनाए जाते थे, नुकीले औजार, खुरचनियां वगैरह बनाई जाती थी, उसी को फलक संस्कृति कहा गया। तो फलक संस्कृति का जो उदय हुआ वो मध्य पुरा पाषाण काल संस्कृति से संबंधित है। करेक्ट आंसर आपका सी होगा। 72 मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है? विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं 73 लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? देखो याद रखिए, एसटी जहां पर ज्यादा होगी जनसंख्या वहीं पर सीटें भी ज्यादा होती हैं, क्योंकि सीटों का निर्धारण जनसंख्या पे डिपेंड होता है। तो एसटी सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, इसीलिए एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक, एसटी सीटें सर्वाधिक कहां पर है? मध्य प्रदेश में। एससी कहां पर है सर्वाधिक? यूपी में। तो एससी अगर आपको दिएगा तो एससी यूपी में है, सीटें भी यूपी में ज्यादा है। लेकिन 80% अगर आपको पूछता है तो 80% सर्वाधिक कहां पर है? पंजाब में है। ठीक है, 74 पे आते हैं। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए, संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? इसका आंसर होगा आर्थिक विकास। देखो घाटा, भारत को घाटा क्यों होता है? मेनली जो भारत को घाटा होता है,
जब बजट पेश किया जाता है उसमें अनुमान लगाया जाता है इतना घाटा होगा। क्यों होगा? आर्थिक विकास के लिए। क्योंकि हम जो उधार लेते हैं ना, वो उधार क्यों लेते हैं? योजनाओं के लिए। हमें ये उम्मीद रहती है कि भाई हम ये योजना शुरू करेंगे, इससे हमें इतना लाभ होगा, लेकिन एक्चुअल में नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमें आर्थिक जो विकास है उसके लिए जो घाटे का बजट मेनली हमेशा आता है, वो क्यों आता है, डिफरेंस क्यों आता है इतना? क्योंकि जिससे हमने जितना अनुमान लगाया होगा कि इतना हमें बजट प्राप्त राजस्व प्राप्त होगा, लेकिन एक्चुअल में उतना होता नहीं है, तो घाटे में चला जाता है। इसलिए आर्थिक विकास के लिए घाटे जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। और बोलते हैं ना, जो आपका वित्तीय राजकोषीय घाटा होता है, एक वित्तीय वर्ष में आय और व्यय के बीच का जो डिफरेंस होता है, आया कितना है और गया कितना है, उसका बीच का जो डिफरेंस होता है उसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो किसका संबंध किससे है? आर्थिक विकास से है, ठीक है। 75 पे आते हैं। कौन सा लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है? यूनिवर्सल गेट के नाम से बहुत बार पेपर में बन चुका है, नैंड, NAND, नैंड। जब हम कंप्यूटर क्लास पढ़ेंगे तो इस बार एक टॉपिक और जोड़ूंगा मैं, ये वाला गेट क्या होता है, लॉजिक गेट क्या होता है, इसको समझेंगे, ठीक है आसान, बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, वो आपको करवा दिया जाएगा। 76 पे आते हैं। जावा में कितने प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं? जावा में प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं 8। सी करेक्ट आंसर है इसका। 77 पे आते हैं। एक एल्गोरिदम लागत अनुमान पद्धति जिसमें आप आवश्यकताओं की सुविधाओं की गणना करते हैं और उनका उपयोग सिस्टम के आधार के अनुमान की गणना के लिए करते हैं। तो आंसर होगा इसका, ये दोनों ही करते हैं, फंक्शन अंक और कोकोमा का प्रयोग भी करते हैं। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 78। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? सतत विकास सूचकांक सतत व्यापार पूछ रहा है, सॉरी, सतत व्यापार सूचकांक में भारत का 23वां स्थान है, 23, ठीक है, तो आंसर आपका 23 होगा। 79 पे आते हैं। 20वां G20 लीडर्स समिट 2025 कहां हुआ? आंसर होगा आपका जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। 80 पे आते हैं। 80 है वर्ल्ड कप 2026। देखो कौन सा वर्ल्ड कप होगा 2026 में? T20। तो 2026 में T20 वर्ल्ड कप जो हुआ उसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, रोहित शर्मा को बनाया गया है। करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित है तो ए। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको सुग्रीव बोलते हैं, जो कम बोलता हो उसको बोलते हैं मितभाषी। मितभाषी, वाचाल मतलब तो होता है ज्यादा बोलने वाला, ठीक है। जो युद्ध में स्थिर रहा हो उसे क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, ठीक है। और जिसका कोई शत्रु ना हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो, ठीक है। तो यहां पर जो सही आंसर था वो था ए। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है। पहले तो ये याद रखना कि पूस की रात कहानी किसकी है। तो पूस की रात जो कहानी है प्रेमचंद की है, ठीक है, प्रेमचंद की कहानी है। इसके दो पात्र थे, एक था हल्कू और एक था जबरा। जबरा, हल्कू एक किसान था, गरीब गरीब किसान था एक, और जबरा उसका कुत्ता था, उसका दोस्त था। ये दोनों एक से मुख्य पात्र हैं, जबरा और हल्कू, ठीक है। तो आंसर आपका सी होगा, हल्कू। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फिर कभी चलेंगे, फिर कभी चलेंगे, काल, काल का बोध करा रहा है। जब भी आपको कालवाचक को पहचाना हो तो किससे क्वेश्चन करेंगे? कब। कब का आंसर अगर आपको मिलता है तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, कैसे। कैसे का आंसर अगर आपको मिल जाता है तो वह रीतिवाचक होता है। तो यहां पर हमें आंसर मिल रहा है कैसे ढल रहा है, जल्दी जल्दी ढल रहा है, तो रीतिवाचक, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए। कितना अभ्यास कीजिए? थोड़ा थोड़ा। कितना का अगर हमें आंसर मिलता हो तो वहां पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किधर जा रहा है कालवाचक नहीं होगा। किधर में हम किससे क्वेश्चन करते हैं? कब। यहाँ पर किससे क्वेश्चन करेंगे? कहां से, कहां जा रहे हो। स्थानवाचक नहीं, प्रश्नवाचक होगा ना। हाँ सॉरी, स्थानवाचक होगा, स्थानवाचक, ठीक है। यह स्थानवाचक है। कहा,
किधर या कहां, तो आंसर डी है, क्योंकि किधर जा रहे हो कालवाचक नहीं होगा बल्कि स्थानवाचक होगा। 84 पे आते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सुमेलित करेंगे। बड़े घर की बेटी, देखो बड़े घर की बेटी कहानी है, किसकी कहानी है? प्रेमचंद, तो प्रेमचंद की ये रचना याद रखेंगे। सेवा सदन, सेवा सदन एक उपन्यास है, ये किसका उपन्यास है? प्रेमचंद, ये तो प्रेमचंद याद रखेंगे। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्तांत है, राहुल सांकृत्यायन का, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन की रचना है। रजत शिखर एक नाटक है, किसका नाटक है? नहीं, सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत की रचना है ये, ठीक है। तो इस क्रम में अगर हम इसको सुमेलित करेंगे तो पहले का सेकंड होगा, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी बॉल। 85 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिकाएं कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती हैं? कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित होने वाली पहरू, आदिली कुशली और एक और था दूध बोली, ठीक है, ये आपको पेपर में भी बना था, दूध बोली। ये तीनों ही जो पत्र थे एक कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित होते थे, और किसने निकाले थे तीनों? मथुरा दत्त मठपाल की है, मथुरा दत्त, लिख लेना इसको भी, मथुरा दत्त मठपाल। ये भी पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, शायद पहरू और आदिली कुशली पूछा था ना, तो ये मथुरा दत्त मठपाल की कुमाऊनी भाषा में है। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर होगा सी। लेकिन दुधबोली पत्रिका भी याद रखेंगे, ये भी यशोधर सॉरी मथुरा दत्त मठपाल की है कुमाऊनी भाषा में। 86 एक से बढ़कर दूसरा के लिए एक लोकोक्ति क्या होगी? शेर को सवा शेर, सही आंसर ए होगा। 87 पे आते हैं। अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखो अधिसूचना जनमानस के लिए जारी की जाती है, ठीक है, अधिसूचना का जो प्रकाशन होता है वो सरकारी गजट में किया जाता है, ये समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाता है, इसे विज्ञप्ति भी कहते हैं, बिल्कुल सही है, नोटिफिकेशन भी इसको कहते हैं। इसमें प्रेषक का उल्लेख होता है, ये गलत है। जो अधिसूचना होती है वो जनमानस के लिए जारी की जाती है, ना तो प्रेषक का नाम होता है ना प्रेषित क्या उसमें नाम होता है, किसी के नाम से नहीं होती है, बल्कि ये जनमानस के लिए जारी की जाती है। इसमें सामान्यतः सरकारी गजट में इसको प्रस्तुत किया जाता है, और इसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल के हस्ताक्षर होंगे। अगर केंद्र सरकार की कोई भी अधिसूचना है तो वहां पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे, और राज्य सरकार अगर कोई भी अधिसूचना जारी करता है तो राज्यपाल के सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी था, 87 का बी करेक्ट आंसर होगा। 88 पे आएंगे। जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर भी पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? इसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। ज्यादातर बच्चों ने इसको सकर्मक किया है। सकर्मक मतलब होता है कर्म सहित। सबसे पहले आपको समझना है, सकर्मक मतलब होता है जहां पे कर्म उपस्थित होता है, और अकर्मक होता है जहां पे कर्म ना उपस्थित ना हो। तो जहां पे कर्म उपस्थित नहीं होता है वहां पर फल किस पे पड़ता है? कर्ता पे। भाई जहां पे कर्म होगा वहां पर कर्म पे पड़ेगा ना फल, लेकिन जब कर्म ही उपस्थित नहीं तो फल किस पे पड़ेगा? कर्ता पे। तो उसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया, क्योंकि कर्म नहीं है ना वहां पर, तो फल किस पे पड़ेगा? कर्ता पे पड़ेगा, इसलिए आंसर होगा आपका सी। 89 पे आते हैं। किस विकल्प में शुद्ध युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? देखो अनिल और अनल, अनिल मतलब हवा, अनल मतलब आग। अंश और अंश, अंश मतलब हिस्सा और इस अंश का मतलब होता है कंधा। अपेक्षा आशा और उपेक्षा मतलब निरादर करना, तो आंसर आपका डी होगा। अवलंब मतलब होता है आधार, इसका मतलब क्या होता है? आधार या सहारा। और अविलंब मतलब होता है बिना देरी के, बिना देरी के, बिना देरी के बोलते हैं ना अविलंब, बिना देरी के, कोई भी काम जल्दी से करना बिना देरी करे, तो आंसर डी होगा यहाँ पर, ठीक है। 90 पे आते हैं। निम्न में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग ऑप्शन सी में, तेरे को भी उसके साथ जाना होगा, तेरे को नहीं तुझे या तुम्हें भी उसके साथ जाना होगा, तो 90 का सी करेक्ट आंसर होगा। 91 पे आते हैं। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? जो नियमानुकूल ना हो उसको बोलते हैं अनियमित, ठीक है, बोलते हैं ना अनियमित है मतलब नियम के अनुसार नहीं है, तो आंसर आपका ए है। 92 पे आते हैं। नीचे दिए गए गढ़वाली मुहावरों को उनके सही अर्थ के साथ सुमेलित करेंगे। दाग लगणु, दाग लगणु मतलब नजर लगना, दाग लग रहा है, नजर लग रही। दिन बढ़ना, दिन बढ़ना मतलब होता है अच्छे दिन आना, दिन बढ़ेंगे मतलब अच्छे दिन आएंगे, ठीक है। दुआरी नहीं देना, दुआरी नहीं देने मतलब बहस न करना या दोबारा जवाब न देना, ठीक है। और
देली अडवाणी मतलब होता है धरना देकर बैठना। देली बोलते हैं घर, जैसे घर होता है, घर के अंदर जाने का जो द्वार होता है उसी को देली बोलते हैं, जो चौखट जो होती है उसके नीचे, ठीक है। तो धरना देना मतलब वहां पर बैठ जाना। तो 1 2 3 4 सही आंसर आपका डी होगा, ऑप्शन डी, 1 2 3 4, ठीक है। 93 पे आते हैं। कुमाऊनी में सलानी और हलानी शब्द का प्रयुक्त होता है, किसके लिए होता है? चीड़ का जंगल, चीड़ के जंगल को लोग बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 94। देखो यहाँ पर बोली दिया है, गंगाड़ी बोली कहाँ बोलते हैं? गंगाड़ी बोली बोलते हैं भागीरथी नदी घाटी क्षेत्र में। सलानी बोली, देखो सलानी बोली टिहरी क्षेत्र और उसका कुछ क्षेत्र पौड़ी में भी पड़ता है। देखो बोली ऐसा नहीं कि जनपद में है, जनपद से बोली का कोई संबंध नहीं होता, क्षेत्र से होता है। एक क्षेत्र ऐसा है, यहाँ पर एक तरफ है आपका टिहरी, इस तरफ है आपका पौड़ी, इन दोनों संयुक्त क्षेत्र में बोली बोली जाती है सलानी। तो सलानी कुछ टिहरी में भी बोली जाती है, कुछ पौड़ी में भी, तो हम टिहरी भी उसको ले सकते हैं, ठीक है। बंगाड़ी बोली कहाँ बोलते हैं? तो बंगाड़ी बोली उत्तरकाशी में बोलते हैं, बंगाड़ क्षेत्र में, और चौनकोटी बोली पौड़ी के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। इस क्रम में आपका आंसर होगा 2 3 4 1, ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। कुमाऊनी में, अच्छा ये तो हो गया। 95 पे आएंगे। निम्न में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड के एक विशिष्ट विभाग की संरचना का बढ़ते से घटता क्रम, यानी कि बड़े से छोटे के क्रम में, तो क्या होगा आंसर? सबसे पहले विभाग आएगा, विभाग के बाद बनेगा विंग, विंग के बाद प्रभाग, फिर शाखा, फिर अनुभाग, सबसे लास्ट में बनता है अनुभाग। करेक्ट आंसर डी है यहाँ पर, ठीक है। 96 पे आते हैं। 96, निम्न बोलियों को उनकी भौगोलिक क्षेत्रों के साथ सुमेलित करेंगे। हाड़ौती जो बोली है ना, ये राजस्थान में बोली जाती है, ठीक है। बघेली बोली आपका आता है मध्य प्रदेश में, गढ़वाली आपका उत्तराखंड में, और कन्नौजी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, करेक्ट आंसर आपका सी होगा। 97 पे आते हैं। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? किसने बोला? राजा राम मोहन राय ने। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 97 का बी होगा, बॉल, ठीक है, बॉल। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 98। निम्न को सुमेलित करेंगे, और आ जो ध्वनि है ये कहां से निकलती है? कंठ से, तो कंठ होगी, ठीक है। ई और ई तालव्य से, उ और उ ओष्ठ से, और री मूर्धन्य ध्वनि है, ठीक है। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, बी करेक्ट आंसर है 98 का। 99 पे आते हैं। यहाँ पर अलंकार बताना है। मुदित महापति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलावे। तो यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही किसकी? माँ 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 की। यहाँ पर देखेंगे सा की। तो जहां पर भी एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होती है, हमेशा वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो करेक्ट आंसर सी होगा। 100 पे देखते हैं, सुमिलित करेंगे। 1992 में ज्ञानपीठ प्राप्त हुआ था नरेश मेहता को, ठीक है। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा रचना के लिए, 1982 को महादेवी वर्मा को यामा के लिए, और 1978 में अज्ञे को कितने नाव में कितनी बार रचना के लिए दिया गया। तो यहाँ पर आंसर होगा पहले का 4 है, तो ए आंसर सही होगा। 100 का ए सही आंसर है, ठीक है।